Hello friends, let us continue our history optional classes. So in history optional today आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज हम पढ़ेंगे अबाउट हिस्टोरियोग्राफी. हिस्टोरियोग्राफी क्या है आज हमें पढ़ना है. हिस्टोरियोग्राफी. Let me change the color. All right. So today we will study historiography और हिस्ट्री ऑप्शनल. नाउ तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं एक सवाल के साथ कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है, फिर हम समझते हैं हिस्ट्री क्या है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंट, देन वी विल मूव ऑन विद द सेशन. सो हिस्टोरियोग्राफी दो वर्ड से जुड़कर ये वर्ड आपको दिख रहा है बनता हुआ. वन इज हिस्टोरिया, हिस्ट्री, और दूसरा ग्राफी. राइट. सो अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बोलूं, सो द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इज हिस्टोरियोग्राफी. द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इज हिस्टोरियोग्राफी, और द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज हिस्टोरियोग्राफी, और द स्टडी ऑफ हाउ हिस्ट्री इज स्टडीड, हाउ हिस्ट्री इज कंस्ट्रक्टेड इज हिस्टोरियोग्राफी. अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं. तो ऐसा क्यों है? देखिए, हिस्ट्री समझने के लिए, हिस्ट्री हम कहां से समझ रहे हैं? हिस्ट्री समझने के लिए हमारे पास सोर्सेज हैं. सोर्सेज कितने तरह के हैं? वी हैव टू बेसिक टाइप ऑफ सोर्सेज. वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और वी हैव लिटरेरी एविडेंसेस. सो अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम से प्रोटो हिस्ट्री, देन एंशियंट, देन अर्ली मेडिवल, देन अर्ली मॉडर्न, देन कंटेम्पररी, और पैरेलल में वर्ल्ड हिस्ट्री. सो अगर हम इन सभी डिफरेंट फेजेस ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सो फॉर ऑल ऑफ देम वी ईदर हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और वी हैव लिटरेरी एविडेंसेस, और वी हैव बोथ ऑफ देम, और वी हैव नन. इन फ्यू केसेस वी हैव नन. वो कौन से केसेस हैं मैं कभी डिस्कस करूंगा कि देयर आर सम गैप्स इन हिस्ट्री जहां पर हमें ना ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, ना ही लिटरेरी एविडेंस मिल रहा है, बट एक हम प्रिज्यूम कर रहे हैं दैट देयर इज अ गैप, बट दैट इज स्टोरी ऑफ एनी अदर सेशन. वो एंशिएंट में करेंगे, चलो डिस्कस, क्योंकि एंशिएंट में हमें प्री हिस्ट्री समझना है. तो ऐसा क्यों है दैट वी हैव दिस? अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लिटरेरी एविडेंसेस तो सेम है ना. अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें या एंशिएंट वर्ल्ड की भी बात करें, द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड लिटरेरी एविडेंसेस आर द सेम. लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने उन सेम आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी एविडेंसेस के बेसिस पर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस क्रिएट करे, डिफरेंट स्टोरी बनाई हिस्ट्री की, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी हिस्ट्री की. So when we study that particular thing, that how when different schools of thought understand and study archaeological and literary evidence and come to different conclusions or create different histories, the study of this phenomena is known as historiography. जिसे मैं इजी भाषा में बोलूं, so the history of history. So जब से हिस्ट्री लिखी जा रही है तब से आज तक, यानी कि जब से हिस्ट्री लिखी जानी शुरू करी तब से आज तक, दैट विल बी द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री राइटिंग. राइट. उसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो है वो सेम आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंसेस के लिए जो क्रिएट करे, दोज कुड बी बेस्ड ऑन देयर ओन प्रेजुडिसेस, ऑन ओन एजेंडा, ओन इंटरेस्ट, राइट, या ओन लिमिटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कोई भी कारण हो सकता है या मल्टीपल कारण है जिसकी वजह से हमें ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देखने को मिलते हैं. व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, वी कॉल इट हिस्टोरियोग्राफी. राइट. और हिस्टोरियोग्राफी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है हिस्टोग्राफी समझना. और टाइम एंड अगेन हम हिस्ट्री ऑप्शनल में पढ़ेंगे भी. मैं बार बार बीच बीच में यूज करूंगा एक फ्रेज, हिस्टोग्राफिकल डिबेट. हिस्टोग्राफिकल डिबेट यानी कि ओरिजिन, लेट्स से ओरिजिन ऑफ अशोक के ऊपर एक हिस्टोग्राफिकल डिबेट होगी, ओरिजिन ऑफ वैदिक पीपल के ऊपर जो है वो एक हिस्टोग्राफिकल डिबेट है, ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पर एक हिस्टोग्राफिकल डिबेट है, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पर एक हिस्टोग्राफिकल डिबेट होगी.
ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स के ऊपर हिस्टोग्राफिकल डिबेट होगी। अकबर द ग्रेट है या नहीं, उस पर एक हिस्टोग्राफिकल डिबेट है। ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में किया वो कॉलोनियलिज्म था या फॉरेन रूल था, उस पर एक हिस्टोग्राफिकल डिबेट है। सो वी विल लुक इनटू, हमारे पास सीक्वेंस वही है हिस्ट्री का, लेकिन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट अपनी अपनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस लेकर आएंगे और उन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के बेसिस पर हिस्ट्री ऑप्शनल में जो क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली समटाइम्स दे आस्क डायरेक्टली अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट और फिर बोल दिया जाता है इस पर कमेंट करो, या बोल दिया जाता है इसे डिस्कस करो, या बोल दिया जाता है क्रिटिकली कमेंट करो, क्रिटिकली डिस्कस करो, क्रिटिकली इवेल्युएट करो। तो वहां पर हमें सेम कोई किसी इवेंट पर, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है उस पर किसी एक स्कॉलर ने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी, तो हमें पता चलेगा, जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ये इस स्कूल ऑफ थॉट की स्टेटमेंट है। और अगर हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो हमें बताना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और इसके बदले में बाकी के स्कूल ऑफ थॉट क्या कहना चाह रहे हैं, और कैसे ये सेम इवेंट की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एक दूसरे से किस तरह कॉन्ट्रडिक्टरी है, और फिर हमें क्या कंक्लूजन्स निकालने हैं। दैट इज हाउ वी स्टडी हिस्ट्री। हमें हिस्टोरियन बनने के लिए हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। टाइम एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूं, हम सिविल सर्वेंट बनने के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें हिस्टोरियन बनने के लिए हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। दैट मीन्स हमें हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स पर ध्यान देना है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को पकड़कर जो है वो आंसर नहीं लिखना कि ये स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मेरा अपना स्कूल ऑफ थॉट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो कोहेरेंट है और मैं इसी स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से आंसर राइटिंग करूंगा। और वो आज आपको समझ आएंगे वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट क्या क्या है, राइट। सो दैट इज व्हाट हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी इज व्हाट हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। एंड हाउ वी स्टडी हिस्ट्री, सो मैंने आप लोगों को बताया था दैट वी स्टडी हिस्ट्री, हाउ वी स्टडी हिस्ट्री। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मंत्र दिया था हिस्ट्री पढ़ने का, that in history we study changes and continuities. In history we study changes and continuities in different dimensions of a society, in different dimensions of societies throughout the period of time. And when we study that chronologically, when we study changes and continuities of different dimensions of society chronologically, we call it history or the study of history. And when the same thing is done by different schools of thought, and then when we try to understand how and why different schools of thought came to different conclusions, we call that historiography. So as a history optional student, we need to study historiography. हमें किसी एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को नहीं समझना है, हमें इस पूरे सिस्टम से थोड़ा सा ऐसे बाहर निकलना है, थोड़ा बाहर निकलना है और ये सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहना चाह रहे हैं सेम इवेंट्स के लिए, वो समझना है हमें। ऑलराइट, सो ये क्या है, डायमेंशंस क्या है सोसाइटी में, या जिनके लिए मैं एक और वर्ड यूज करता हूं दैट इज हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। What are these different historical processes? So कहां पर हम changes and continuities observe कर रहे हैं? So in the dimension of politics or administration, then in society, then in economics, then in religion or culture or ideology or science and technology and many other things. All right. So that is how we study history, and we will also study the history of history. Then only we can come to few of firm conclusions. कुछ ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी firm conclusions बना ही नहीं पाएंगे, हम firm conclusions बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम firm conclusions नहीं बना पाएंगे, ठीक है। So as we move forward हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास finally firm conclusions बनते हैं, right? So now let us look at what are these different schools of thought. स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब होता है कि किसी कोई एक व्यक्ति नहीं, अब आप लोगों को
चलो ये स्कूल्स ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से शुरू करते हैं। पहले ये स्कूल्स ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत कब से हुई है। व्हेन डू वी हैव स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्री? नाउ जो अब हम मॉडर्न टाइम में जितने भी हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ रहे हैं, दीज ऑल आर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम्स, राइट। तो जो मॉडर्न टाइम्स में, क्योंकि कंटेम्पररी वर्ड आपने सुना होगा, कंटेम्पररी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्कॉलर जो जब कोई घटना घट रही थी उस समय जिंदा था। यानी कि लेट्स से 1947 आजादी के टाइम अगर कोई हिस्टोरियन जिंदा है, राइट, और वो अपने जीते जी ऑब्जर्व कर रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को और इंडियन इंडिपेंडेंस को फाइनली, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट अगर वो हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो उन्हें कहेंगे हम कंटेम्पररी हिस्टोरियन, बिकॉज दे वर कंटेम्पररी टू दैट पीरियड। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास कई कंटेम्पररी हिस्टोरियंस हैं, हेरोडोटस से लेकर कई तारीख जो हमें मेडिवल पीरियड की देखने को मिलती हैं, या राज तरंगिणी की अगर हम बात करें, या उसके अलावा और भी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड में हमें कई सारे कंटेम्पररी हिस्टोरियन मिलते हैं जो कि अपने समय के इवेंट्स को जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। ऑलराइट, एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो हमारे पास है ही। तो उन कंटेम्पररी हिस्टोरियंस के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर टाइप ऑफ टेक्स्ट, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो सेक्युलर हो, देन कंटेम्पररी हिस्टोरियंस द्वारा लिखे हुए टेक्स्ट या डिफरेंट ट्रेवलर्स द्वारा लिखे हुए टेक्स्ट, सो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेरी एविडेंसेस। सो वो हम किसी और सेशन में समझाऊंगा मैं आपको, दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस, राइट। लेट्स डिस्कस दैट सेशन इन, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस एंड देयर लिमिटेशंस, सो दैट आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग, एक बार दिमाग थोड़ा सा खुल जाए। सो कंटेम्पररी हिस्टोरियंस है, सेक्युलर लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर है, ट्रेवल लॉग्स है, एपीलॉग्स है और जीनियोलॉजीज है, मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेरी एविडेंसेस हैं। उसके अलावा इंस्क्रिप्शंस हैं, दे कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज लिटरेरी एविडेंसेस, है ना। हमें कॉपर स्लेट मिलती है, हमें सील्स मिल रही हैं, हमें पॉटरी के ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, हमें कहीं कपड़े के ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, हमें कहीं चट्टानों के ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, रॉक एडिक्ट्स मिल रहे हैं। सो ऑल आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, बट देयर इज अ ओवरलैप, क्योंकि वहां उस पर लिखा भी हुआ है। सो दे कैन बी ट्रीटेड एज बोथ आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी एविडेंसेस। सो वो थ्रू आउट हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, जो कंटेम्पररी हिस्टोरियंस हैं या जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेरी सोर्सेज हैं, उन सबको पढ़कर अंडरस्टैंड करके देन इन मॉडर्न टाइम्स में जब हिस्ट्री लिखी गई, अब मॉडर्न टाइम्स में हिस्ट्री कब लिखी गई, ये सारा प्रोसेस जो है वो लर्निंग का कब शुरू हुआ है? रेनेसां का पीरियड, रेनेसां के पीरियड के बाद, क्योंकि रेनेसां के बाद जो है वो सेक्युलर लिटरेचर जो है वो बड़े लेवल पर वेस्ट में लिखा जाने लगा। इंडिया में तो पहले से ही लिखा जाता था, राइट, लेकिन वेस्ट में सेक्युलर लिटरेचर बड़े लेवल पर रेनेसां के बाद जो है वो लिखे जाने लगे। और एज ऑफ एनलाइटनमेंट यानी कि 17th 18th सेंचुरी के बाद ये सभी सब्जेक्ट्स एज अ सब्जेक्ट जो है वो ये सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स डेवलप हुए हैं। हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन जो है वो 17th 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ है, राइट। किस सेंस में डेवलप हुआ है कि अभी तक जितने भी पुराने आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंसेस है उनको अंडरस्टैंड करके हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि पहले जो है वो क्या हुआ, राइट। सो जब मैं कहता हूं कि व्हेन द हिस्ट्री राइटिंग स्टार्टेड, तो मैं उन 17th 18th सेंचुरी के स्कॉलर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने पुराने चले आ रहे, एंशिएंट टाइम से चले आ रहे लिटरेरी वर्क्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर हिस्ट्री को लिखना शुरू किया, राइट। सो दैट स्टार्टेड, वो शुरू हुआ वेस्ट की अगर बात करें, सो दैट स्टार्टेड इन with the age of enlightenment। तब हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, फिर सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एंड देन साइंसेस तो 17th सेंचुरी से ही 16th सेंचुरी से ही डेवलप हो गए थे एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, राइट। मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें, अदरवाइज पहले भी लिखा जा रहा था वो सब, लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स की बात करेंगे बिकॉज वी स्टडी द
मॉडर्न टाइम्स में जो लिखा हुआ, हम 17th 18th सेंचुरी के बाद का जो लिखा हुआ लिटरेचर है वो पढ़ते हैं, और वो उन्होंने लिखा है एंशिएंट टाइम से चले आ रहे डिफरेंट सोर्सेस के बेसिस पर या लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो कौन कौन से हैं जो हमें हिस्ट्री ऑप्शनल में समझने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, अगर मैं इंडियन हिस्ट्री को सेंटर में लेकर चलूं, राइट, अगर मैं इंडियन हिस्ट्री को सेंटर में लेकर चलूं, सो द वेरी फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द इंपीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। नाउ एज द नेम सजेस्ट, ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के दौरान जो स्कॉलर्स ने हिस्ट्री को लिखा है वो है इंपीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, राइट। और इंपीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में भी हम दो पढ़ते हैं मेन, दैट इज द कैम्ब्रिज स्कूल एंड द नियो कैम्ब्रिज स्कूल। एंड यस, ये वही कैम्ब्रिज स्कूल है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला कैम्ब्रिज स्कूल है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो ये ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के, यानी कि जो ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटीज है, वहां पर जो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की जा रही थी इंडिया के बारे में और वर्ल्ड के बारे में भी फॉर दैट मैटर, राइट, बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर प्रेजुडिसेस, देयर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, उसके बेसिस पर जो हिस्ट्री लिख रहे थे, दैट इज इंपीरियलिस्टिक स्कूल। समझेंगे आज हम क्या है वो। देन अनदर इज द नेशनलिस्ट स्कूल। Then we have the Marxist school. Then we have subaltern school. And the revisionists and many other. There are many other different type of schools of thought. But largely we have to study all these. हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। सो इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो इंडिया में ब्रिटिशर्स के साथ अगर हम शुरू करें हिस्ट्री राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग, सो इट स्टार्टेड विद द कैम्ब्रिज स्कूल। सो सबसे पहले लिखा गया इंडिया में कैम्ब्रिज स्कूल। देन कैम्ब्रिज स्कूल के रिएक्शन में आया नेशनलिस्ट स्कूल। नेशनलिस्ट स्कूल के रिएक्शन में हमें देखने को मिला मार्क्सिस्ट स्कूल। मार्क्सिस्ट स्कूल के रिएक्शन में आया नियो कैम्ब्रिज एंड इन सबके रिएक्शन में आया सबाल्टरन, एंड देन फिर उन सबके रिएक्शन में आए द रिविजनिस्ट, और हमें फाइनली रिविजनिस्ट हिस्ट्री तक जो है वो पहुंचना है। तो जो मैंने कहा ना कि हमारे पास कुछ ठोस कंक्लूजन्स हैं, वो ठोस कंक्लूजन्स हमारे पास रिविजनिस्ट हिस्ट्री से आते हैं। सो हमें एज अ सिविल सर्वेंट जो हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हमें अंत में घूम फिर कर कहीं ना कहीं रिविजनिस्ट हिस्ट्री तक जो है वो पहुंचना है। सो आइए अब एक एक करके समझते हैं कि ये सभी लोग जो है वो कहना क्या चाह रहे हैं, सारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो कहना क्या चाह रहे हैं। और सिंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ये ज्यादा रिलेटेड है, तो मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अराउंड सेंटर करके आपको ये सभी स्कूल ऑफ थॉट समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊंगा दैट व्हाट दे रोट अबाउट द एंशिएंट एंड द मिडिवल इंडिया आल्सो। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है द इंपीरियलिस्ट अप्रोच। इंपीरियलिस्ट में द कैम्ब्रिज स्कूल पर्सपेक्टिव और कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। नाउ द इंपीरियलिस्ट अप्रोच और द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट, इट वाज प्रमोटेड बाय scholars like J.A. Gallagher and Percival Spear, and this school sought to justify British rule in India, जिनको they are also known as the British apologists। British apologist कह रहे हैं इनको, क्यों कहते हैं इनको British apologist, हम समझते हैं। बहुत चालाकी से लिखी गई है उनके द्वारा हिस्ट्री, और आप समझेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे कह सकते हैं ये, राइट। ब्रिटिश अपोलोजिस्ट हैं ये। नाउ प्रमोटेड बाय स्कॉलर्स लाइक J.A. Gallagher, Percival Spear, this school is sought to justify British rule in India. So they justified the British rule in India. These are the scholars जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को तीन हिस्से में बांटा।
पहले तो इन्होंने अपनी तरफ से अपने हिसाब से हिस्ट्री को जो है वो लिखना शुरू किया इंडिया की। सो यूरोप में जो इन्होंने एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न यूरोप को 3 हिस्से में जो बांटा था, राइट, उसी तरह इन्होंने ही इंडिया को भी हिंदू पीरियड या हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इन 3 हिस्सों में बांटा। आप मुझे बताएंगे ये डिवीजन जो है वो किसने किया है? बट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि वो एम्फोसिस जो है वो किस चीज पर दे रहे थे। दे एम्फोसाइज्ड ऑन व्हाट? देन वी विल कम टू दिस स्टेटमेंट अगेन। सबसे पहला एम्फोसिस है कैम्ब्रिज स्कूल का, और इनकी आप सुनते जाइएगा इनको कि कितनी इनकी हिम्मत जो है वो कितनी ज्यादा थी उस समय। सबसे पहले कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल कॉन्क्वेस्ट हुआ इंडिया का। नाउ दीज इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें, सो एंशियंट इंडिया में इन्होंने कहा कि दैट वी वर, मतलब एंशियंट इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था और कोई स्ट्रांग जो है वो एम्पायर्स इंडिया में नहीं थे, राइट। पहले मैं आपको मॉडर्न इंडिया के हिसाब से जो है वो समझाता हूं, एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि यही सेम स्कॉलर्स ने एंशियंट और मेडिवल इंडिया के बारे में क्या कहा है। सो कैम्ब्रिज स्कूल पर्सपेक्टिव सबसे पहले बात कर रहा है किसकी? एक्सीडेंटल कॉन्क्वेस्ट की। सो द ब्रिटिश डिडंट हैव अ डेलिबरेट स्ट्रेटेजी टू कॉन्कर इंडिया। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने एक्सीडेंटली इंडिया को कॉन्कर कर लिया, हम सोच कर नहीं आए थे। जब रानी ने हमें 1600 में चार्टर दिया, तब हमने सोचा नहीं था, हम तो ट्रेडिंग कंपनी थे। हम ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया आए, हमने धीरे धीरे जो है वो इंडिया में ट्रेड किया, और जैसे जैसे हम इंडिया में ट्रेड करते गए, एंड बाय एक्सीडेंट, एंड दे कॉल्ड इट द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। सो इन द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, रामसे मेयर नाम के एक हिस्टोरियन, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा दैट इन द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस वी कॉन्कर्ड इंडिया, वी हैपेंड टू कॉन्कर इंडिया। उसका कारण भी बताया उन्होंने कि कैसे उन्होंने इंडिया को कॉन्कर कर लिया। बट अभी आपको याद रखना है, दे सेड दैट वी कॉन्कर्ड इंडिया इन द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। जैसे जैसे हम इंडिया में ट्रेड बढ़ाते गए, और अब आपको ना पैरेलल में एक चीज ध्यान रखनी है, पैरेलल में क्या चल रहा है? पैरेलल में यूरोप में जो चल रहा है, ठीक है। नाउ यूरोप में अग्रेरियन रेवोल्यूशन के बाद दी कमर्शियल रेवोल्यूशन, देन मर्केंटाइल रेवोल्यूशन एंड दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। याद है आप लोगों को ये? दीज आर दी इकोनॉमिक चेंजेस इन यूरोप। नाउ आगे हम देखेंगे कि ये कैम्ब्रिज स्कूल के हिस्टोरियंस ये मानने से भी मना कर दे रहे हैं दैट देयर वाज सच थिंग एज कॉलोनियलिज्म, राइट, जबकि देयर इज अ सच थिंग एज कॉलोनियलिज्म। And what is colonialism and what is a colony? So, और colonialism क्या है? So, colonialism is the economic relationship between the metropolitan state and its colony. And in case of India, the England or the British Empire is the metropolitan state and India is its colony. So, the economic relationship between them is colonialism. And what type of economic relationship it is? It is of exploitation. राइट, कि इंडिया पे आओ, ट्रेड करो। फर्स्ट इट वाज एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ कमर्शियल रेवोल्यूशन, राइट, कि हमें जो है वो केवल ट्रेड करना है, मिडिलमैन बनकर रहना है। देन ग्रेजुअली इट बिकेम मर्केंटाइल रेवोल्यूशन। सो जब यूरोप में कमर्शियल रेवोल्यूशन चल रहा था तो इंडिया में उनकी पॉलिसीज अलग थी, लेकिन जब यूरोप में मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज शुरू हो गई तो इंडिया में जो है वो उन्होंने कॉलोनियलिज्म शुरू कर दिया, यानी कि कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म शुरू कर दिया। इंडिया में उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूरोप में आता है तो तब तक आते आते वो इंडिया में पूरी तरह इंडिया को सब्जुगेट कर लेते हैं, राइट, यानी कि मैं 19वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं। 1820 के बाद जो है वो धीरे धीरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो बहुत एक्सप्लोसिवली फैलेगा और 1850 तक आते आते काफी पीक तक पहुंच जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में। और हम जानते हैं कि 1858 तक आते आते यूरोपियन ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया। सो इंडस्ट्रियल फेज तक आते आते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पूरी तरह इंडिया में वो पॉलिटिकली कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। सो व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? इट इज द रिलेशनशिप और द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द मेट्रोपॉलिटन स्टेट एंड द colony which is guided by the interest of the metropolitan state and which is guided by the economic situations in the metropolitan state. So all the policies that the colonist will use in their colony, यानी कि जो भी political, social, economical, cultural, religious, ideological and technological
जो भी चेंजेस कॉलोनी अपनी कॉलोनिस्ट अपनी कॉलोनी में करेंगे, उसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन रहेगा मेट्रोपॉलिटन स्टेट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं। तो मेट्रोपॉलिटन स्टेट में अगर कमर्शियल रेवोल्यूशन है, सो उसी तरह की पॉलिसीज वो इंडिया में यूज करेंगे। यानी कि तब जो है जनाब जनाब करते हुए हमारे राजाओं के कोर्ट दर दर कोर्ट बाय कोर्ट भटक रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वहां पर मर्केंटलिस्ट पॉलिसी एस्टेब्लिश होगी तो धीरे धीरे इधर जो है वो कॉन्करिंग, लैंड को कॉन्कर करना जो है वो शुरू कर देंगे वो। और जब वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा और प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइज्ड सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो यहां पर वो पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेंगे, राइट। एंड नॉट जस्ट पॉलिटिकल कंट्रोल, उसके साथ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, और जो सोसाइटी में वो चेंजेस लेकर आए, और कल्चर में, और रिलीजन में, और आइडियोलॉजी में, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वट एवर चेंजेस दे ब्रॉट, they brought those changes, or they formulated policies based on the changes that were happening in the metropolitan state. So this is the basis of colonialism. This is how colonialism works. I think अभी तक आपके दिमाग में इतने तार जो है वो ओपन नहीं हुए हैं so as to understand this whole deal, है ना। मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह भी आपको ये खेल जो है वो समझ आया होगा, बट डोंट वरी, आज हमें ये समझना भी नहीं है। आज हमें केवल डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स को समझना है कि अलग अलग लोग जो है वो क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन कलोनियलिज्म ये है, राइट। सो कलोनियलिज्म कैसे हुआ, या उन्होंने इंडिया को कॉन्कर कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसीज दे मेड फॉर इंडिया विच वर बेस्ड ऑन द कंडीशंस दैट वर इन देयर मेट्रोपॉलिटन स्टेट। यानी कि जो भी इंग्लैंड में चल रहा था उसके हिसाब से उन्होंने पॉलिसीज बनाई फॉर इंडिया, राइट। बट व्हाट दे कॉल्ड इट, कैम्ब्रिज स्कूल वालों ने क्या कहा कि नहीं भैया, हमने ये कुछ प्लान करके नहीं किया है। नथिंग वाज प्लान्ड, इट वाज ऑल हैपेंड इन द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। उन्होंने कहा कि एक रूल आ रहा है, दूसरा चला गया। एक विग और टोरी पार्टी के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। बट ये दो डिफरेंट जो है वो पार्टीज है जो ऑल्टरनेटिवली, मेनी टाइम्स ऑल्टरनेटिवली इंग्लैंड में जो है वो शासन करेगी। कभी विग पार्टी आ जाएगी, फिर उसके बाद टोरी पार्टी आएगी। इन दोनों की आइडियोलॉजीज और एजेंडाज जो है वो अलग अलग होंगे। तो ये जो ब्रिटिश अपोलोजिस्ट हैं, कैम्ब्रिज स्कूल इज ऑल्सो नोन एज द ब्रिटिश अपोलोजिस्ट, ये कहेंगे कि वी अपोलोजाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कॉलोनाइज किया है। नहीं, हमने कॉलोनाइज नहीं किया है। इट ऑल हैपेंड इन द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, right? Because it was out of our control. Whatever policies we used in India, it was based on a reaction of whatever was happening throughout the world. काफी कन्विंसिंग लगती है इनकी थ्योरी कि अमेरिका में जो हो रहा था, फ्रांस में जो हो रहा था, चाइना में जो हो रहा था, या ब्रिटेन में जो हो रहा था, या ब्रिटेन और यूरोप के बीच में जो भी रिलेशनशिप थे, जो भी चेंजिंग डायनामिक्स थे यूरोप में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, सो अकॉर्डिंग टू दोज चेंजिंग डायनामिक्स, since it is a economic relationship between metropolitan and state and changing dynamics के हिसाब से we were changing the policies in India, right? और जैसे जैसे हम policies चेंज करते रहे gradually it led to full-fledged conquest of India, and it was not a planned conquest, rather it was done in a fit of absent-mindedness. So अगर आप देखें सरफेस पे तो उनकी बात भी जो है वो पूरी तरह आप नकार नहीं सकते। अभी फिलहाल नहीं निकाल सकते, राइट? अभी फिलहाल के लिए आपको लॉजिकल लग रही होगी, लेकिन मैंने आपको बताया ना, जो कैम्ब्रिज स्कूल है उस कैम्ब्रिज स्कूल की बात को रिफ्यूट करेंगे पूरी तरह नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आएंगे और कहेंगे कि नहीं, आप तो ये सब ख्याली पुलाव है, ये तो आपने कॉलोनियलिज्म किया है, आप कैसे मना कर सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म नहीं किया, राइट? So look at this statement again. It happened more by accident, what they called a fit of absent-mindedness. So आपको याद रखना है who called it. So Ramsay Mayer नाम के हिस्टोरियन है, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन, उन्होंने कहा it to be a fit of absent-mindedness. Once in power, they claimed to work for the betterment of Indians through their governance. Now उन्होंने कहा कि हमने कोई colonialism नहीं किया, हमने जो भी हमें जो कार्ड्स डील किए गए, हम तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट करते गए और धीरे धीरे कॉन्क्वेस्ट हो गया इंडिया का। और कॉन्क्वेस्ट हो गया इंडिया का इन द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, तो सही तो हुआ, ऐसा कह रहे हैं वो। सही क्यों हुआ? बिकॉज वी डिड whatever we do for the betterment of India, because we are carrying the burden of the white, or the white burden. We are the civilized one.
ऐसा कह रहे हैं यूरोपियंस, दैट वी आर द सिविलाइज्ड वन, वी आर द लर्नड वंस, वी हैव ऑल द नॉलेज, वी डन ऑल दीज डिस्कवरीज, वी रोट ऑल दीज बुक्स, राइट? And then we understood how the globe is working, how the world is working, and then we have provided you all this new information and technology, the new way of learning, that means the education system, the new way of communicating, that means the telegraph lines and the telephones, and then the radio or the transportation system or the railways, right, or the motor vehicles. एजुकेशन दिया आपको हमने, नया ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया। आपकी जो ड्विंडलिंग इंडस्ट्री थी वो तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी नकार देते हैं, आगे देखेंगे उसको। वो कह रहे हैं कि हमने वाइट बर्डन उठाया और हमने आपको सिविलाइजेशन प्रोवाइड करी है, राइट? हमने कॉलोनियलिज्म नहीं किया, और अगर कॉन्क्वेस्ट हो गया है तो इट वॉज डन इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, इट वॉज नॉट अ डेलिबरेट एंड प्लान्ड कॉन्क्वेस्ट. It happened in a fit of absent-mindedness. So that is the point of accidental conquest. Then इतने में उनका पेट नहीं भरता, फिर वो कहते हैं कि colonialism is a foreign rule. वो कहते हैं कि there is no such thing as colonialism. ये जो colonialism जो टर्म है ये तो नेशनलिस्ट लोगों ने इजाद करी है. There is no such thing as a colonialism. Let us look at this statement. So they downplayed the political, social and economic aspects of colonialism, arguing it was merely a case of foreign rule comparable to earlier foreign powers in Indian history. Now, like I said, they divided Indian history into the three parts, right? The Hindu history, the Muslim history, and the modern history. And they said कि भैया India has always been conquered by foreign powers. Indians, we are not able to rule on ourselves. ये इंटरप्रिटेशन निकाली उन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, कि एंशिएंट इंडिया में इक्का दुक्का रूलर्स ही थे जो कि पूरे इंडिया को कंट्रोल कर पाए, उसके अलावा बाकी सारे छुटपैया जो है वो छोटे छोटे रूलर्स आए, एंड इंडिया जो है वो इकट्ठा नहीं रहा, हमेशा जो है वो डिवाइडेड रहा, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स में, डिफरेंट आइडेंटिटीज में, बेस्ड ऑन रीजन, रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, व्हाटएवर, मतलब एंड डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ रिलीजन. हिंदुइज्म को भी वो एक रिलीजन मानने को राजी नहीं है इनिशियली. वो कह रहे हैं मल्टीपल डिफरेंट बहुत सारे रिलीजन है, तो इसको आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है. तो वो ये कह रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म नहीं है, ये कॉलोनियलिस्ट वर्ड जो है वो यूज करना ठीक नहीं है. हमने कोई पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक जो है वो आपके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन से नहीं किए, हम तो एक बेनेवलेंट गवर्नमेंट लेकर आए हैं, एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट लेकर आए हैं आपके लिए. एंड व्हाट इट ऑल इट इज जस्ट अ फॉरेन रूल, जिसकी तो आदत है आप लोगों को, बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बीन रूल्ड बाय फॉरेन पावर्स. तो वो कहते हैं, वो मुस्लिम्स की तरफ इशारा करते हैं, वो कहते हैं देखिए ये मुस्लिम्स, ये सारे फॉरेनर्स हैं, दे केम एंड दे रूल्ड इंडिया, राइट? एंड इंडिया हैज ऑलवेज बीन रूल्ड बाय फॉरेन पावर्स. फिर मेडिवल में वो मुस्लिम्स की तरफ इशारा करते हैं, फिर वो एंशिएंट की तरफ जाते हैं तो वो शक कुशाणों की तरफ इशारा करते हैं कि देखिए शाकाज एंड कुशान्स, दे वर फॉरेनर्स. और फिर वो आर्यंस की बात करें, देखो आर्यंस केम टू इंडिया, जो इंडिया के जो ट्राइबल्स थे, आर्यंस सब्जुगेटेड ऑल दोस, राइट? सो फ्रॉम द वेरी प्रोटो हिस्टोरिक टाइम वो, एंड अगर हम हड़प्पा की भी बात करें तो हड़प्पा में भी वो कहते हैं कि डिफ्यूजनिस्ट, एक हम पढ़ेंगे एंशिएंट में, डिफ्यूजनिस्ट थियोरी कहते हैं कि हड़प्पा में जो अगर आपने इतना शहर वहर बना लिया, ये भी कुछ वो नहीं है, ये भी मेसोपोटामिया और इजिप्ट से धीरे धीरे करके जो है वो टेक्नोलॉजी आप तक पहुंची है, नहीं तो आपकी बस का नहीं था सब डेवलप करना, ये वहां से जो है वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पहुंची. तो उनका कहने का मतलब ये था, बेसिकली वो डाउन प्ले कर रहे थे इंडियंस को कि आप जो है वो सबॉर्डिनेट स्थिति में रहें, क्योंकि आप लायक हैं सबॉर्डिनेट स्थिति में रहने के, क्योंकि आप रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री एक सबॉर्डिनेट स्थिति में, तभी फॉरेनर्स आपके ऊपर आकर रूल कर गए. तो आपको नजर आता है आज भी कई सारे पॉडकास्ट में कई सूडो हिस्टोरियंस जो है वो पहुंचे हुए होते हैं और ये पॉइंट बोलते हुए नजर आएंगे कि इंडियंस को जो है वो हमेशा यही, मतलब सबॉर्डिनेट रहने की ही आदत है, हम पर तो फॉरेनर्स आकर रूल कर जाते हैं, हमने तो कभी अपने आप को इकट्ठा किया ही नहीं, मुस्लिम्स ने देखो आकर हम पर रूल किया, राइट? सुनते हैं ना आप लोग ये. तो ये कहां से सीखे हैं सभी? ये कैम्ब्रिज स्कूल है, ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बोल रहा है उनके अंदर धीरे धीरे.
लेकिन जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट है, इसके बारे में एक मजे की बात बताऊं कि बाद में कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट से ही निकलने वाले जो स्कॉलर्स हैं वो अपनी ही बातों को फिर मानने से मना कर देंगे, रिफ्यूट करने लग जाएंगे कि नहीं, ये जो हम पहले कहते थे ये तो गलत था, अब नई डिस्कवरीज हुई है, नई रिसर्च हुई है, तो उसके बेसिस पर वी हैव न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑन द सिमिलर और सेम मैटर्स, राइट। वो देखेंगे थोड़ी देर में ये कैसे अपनी बात से पलट जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल व्हाट दे आर सेइंग दैट कॉलोनियलिज्म, देयर इज नो सच थिंग एज कॉलोनियलिज्म, इट इज द फॉरेन रूल, जिसकी तो आप लोगों को आदत है। और इस फॉरेन रूल को इंडिया के ही कुछ सेक्शन ऑफ पीपल अपने बेनिफिट के लिए कॉलोनियलिज्म का टैग लगा रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस और अपनी पॉलिटिक्स चमका सकें। जिनको किसकी तरफ इशारा था उनका? नेशनलिस्ट की तरफ। उन्होंने कहा कि ये सो कॉल्ड जो नेशनलिस्ट है ना, अगर कॉलोनियलिज्म है ही नहीं, बिकॉज कॉलोनियलिज्म के रिएक्शन में आएगा नेशनलिज्म, अगर कॉलोनियलिज्म ही नहीं है तो नेशनलिज्म कहां से आ जाएगा? सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, द डिनायल। अच्छा पहले देख लेते हैं डिनायल ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज नेशनलिज्म की शुरुआत जो है वो कहां से होगी? फ्रॉम द क्रिटिक ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जैसे दादा भाई नौरोजी जैसे जो पाइनियर नेशनलिस्ट होंगे, राइट, वो अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में क्या कहेंगे कि इंडिया से वेल्थ जो है वो धीरे धीरे ड्रेन करके ब्रिटिशर्स जो है वो ले गए। जैसे मैंने भी आपको टाइम एंड अगेन बताया ना कि व्हेन अराउंड 1757 इंडिया कंट्रीब्यूटेड अराउंड, इनफैक्ट नॉट 1757, इन 1830s, 1840s ऑल्सो, तब तक भी अगर आप देख लें तो इंडिया कंट्रीब्यूटेड अराउंड 24% ऑफ द ग्लोबल प्रोड्यूस। तो ग्लोबल जीडीपी का 24% इंडिया से आ रहा है, राइट। एंड बाय द टाइम ब्रिटिशर्स लेफ्ट इन 1947, इंडिया वाज ओनली प्रोड्यूसिंग अराउंड 3% ऑफ द ग्लोबल प्रोड्यूस। So they have successfully transferred those 19 GDP points to their continent or to their island, Britishers, right? So this is the drain of wealth, and Britishers कह रहे हैं कि there is no such thing as drain of wealth। ये कौन आपको ये मतलब पर्ची पढ़ा रहा है कि there is no such thing as drain of wealth? The Cambridge school dismissed theories like drain of wealth, rejecting the view that British economically exploited India। वो क्या कह रहे हैं? सॉरी, पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ समझते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या कहा गया कि ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइज किया इंडिया को। ब्रिटिशर्स ने प्लानिंग के साथ सिस्टमैटिकली धीरे धीरे इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्री है, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इंडिया का कॉटन इंडस्ट्री, इंडिया का सिल्क, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट, इंडिया का स्पाइस इंडस्ट्री, इंडिया के ग्लासवेयर इंडस्ट्री, इंडिया का मेटलवेयर, इंडिया के टूल्स, इंडिया की अदर जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट था, उसको धीरे धीरे करके उसको डी इंडस्ट्रियलाइज किया। उसकी वैल्यू को वो धीरे धीरे कम करते गए और उसकी जगह वो शिफ्ट करते गए किसको? कैश क्रॉप्स को, राइट। जो लोग पहले इंडस्ट्रीज में सेट थे, इंडिया की इंडस्ट्रीज में सेट थे, उनको वो कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे और जो आम जितने आपने अभी तक सोर्सेज पढ़े होंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, वो ये कहेंगे कि द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन द 18th 19th सेंचुरी ब्रिटेन, राइट। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबल लेवल पर स्टार्टेड इन द 8th 9th सेंचुरी। वेस्ट एशिया, इंडिया और चाइना का एक नेटवर्क था। वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया का एक ट्रेडिंग नेटवर्क था और इन तीनों के पास जो है वो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज मौजूद थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले से था, 8th 9th सेंचुरी में मौजूद था, राइट, इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन आवर स्फीयर ऑफ द वर्ल्ड, इन द वेस्टर्न, इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। It is just in 18th 19th century Britain and then subsequently Europe, the industries which they also had in 8th 9th century, they had the woolen industry, but in 18th 19th century the industries, the production from those industries was based on machines, and machines were run by fuel like coal or subsequently oil। जबकि इंडिया में या तो मैनुअल लेबर से बनाया जा रहा था या तो जानवरों का इस्तेमाल करके मशीनें चलाई जा रही थी या पानी का इस्तेमाल करके मशीनें चलाई जा रही थी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। नेवरदलेस इंडस्ट्रीज मौजूद थी। इंडस्ट्रीज को मैकेनाइज किया गया या इंडस्ट्रीज में फ्यूल, कोल एंड ऑयल बेस्ड जो है वो मशीन्स का यूज जब ब्रिटिशर्स करते हैं तब उसे कहते हैं कि वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट।
सो उन्होंने वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, इंडस्ट्री सेट करने के लिए बड़े लेवल पर रॉ मटेरियल चाहिए था। अगर उनको इंडस्ट्रीज अपनी सेट करनी है तो वो कंपटीशंस को खत्म करेंगे। तो इंडिया में उन्होंने किया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। जो भी इंडिया में हैंडीक्राफ्ट थे, लार्जर लोगों को उन्होंने खेती की तरफ, खेती भी कैश क्रॉप्स की तरफ धकेला या अन्य तरह की मजदूरियां कराने की तरफ धकेला उन्होंने। और इंडिया में धीरे धीरे हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो बहुत सस्ते में वो टैक्स के रूप में छीन कर ले गए, वहां पर प्रोसेस किया और वापस आकर इंडिया में बेचा। सो दिस इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ब्रिटिशर्स ने इसको बिल्कुल, कैम्ब्रिज स्कूल ने इसको बिल्कुल नकार दिया कि देयर इज नो सच थिंग एज ड्रेन ऑफ वेल्थ। कैम्ब्रिज स्कूल ये कह रहा है कि दैट आप तो पहले से ही ड्विंडल कर रही थी आपकी इंडस्ट्रीज। आपकी इंडस्ट्रीज तो पहले से ही डिक्लाइन कर दी। जब हम लोग वो कनेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को विद सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। कैम्ब्रिज स्कूल ये कह रहा है, ये हम एंशिएंट और मेडिवल में भी पढ़ेंगे कि जब सेंट्रलाइज्ड कोई अथॉरिटी होगी तो इंडस्ट्रीज राइज करेंगी, राइट। यानी कि जब मुगल्स स्ट्रांग होंगे, जब हर्षा स्ट्रांग होगा, जब अशोक स्ट्रांग होगा, या गुप्ता स्ट्रांग होंगे, या सतवाहन स्ट्रांग होंगे, या चोल स्ट्रांग होंगे, या दिल्ली सुल्तान स्ट्रांग होंगे, या विजयनगर स्ट्रांग होगा। यानी कि जब सेंट्रल अथॉरिटी कोई बनेगी तब जाकर जो है वो ट्रेड बढ़ेगा और इंडस्ट्री स्ट्रांग होंगी, राइट। वो इस सेंस में पढ़ा रहे हैं कि जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी बनेगी तो वो कोडिफाई कर सकेगी चीजों को, वो अच्छे से मैनेज कर सकेगी इंडस्ट्री को, ट्रेड को, वटएवर। क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी होगी, एक सेंटर में पावर होगी मजबूत, तो अपने ऑटोमेटिकली ट्रेड फ्लरिश करेगा और इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगी। वैसा कह रहे हैं, ठीक है। सो इन 18th and 19th सेंचुरी इंडिया देयर वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज। तो अगर 18th-19th सेंचुरी इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, छोटे छोटे स्टेट्स में जो बटा हुआ है, तो इंडस्ट्रीज कैसे होंगी, कैसे देखने को मिलेंगे आपको इंडस्ट्रीज। सो इस हिसाब से वो कह रहे हैं दैट आवर इंडस्ट्रीज, आवर नेटिव इंडस्ट्रीज वर ऑलरेडी ड्विंडलिंग। व्हाट वी डिड वाज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। हम आपके लिए नई कॉटन मिल्स लेकर आए, हम आपके लिए प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, हम आपके लिए रेलवे लेकर आए, हमने आपके लिए कोल निकाला, हमने आपके लिए आयरन निकाला, हमने सब कुछ मैनेज करने के लिए आप लोगों को एजुकेट किया। फिर आपकी सिंस आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो तबाह हो रही थी धीरे धीरे, आपके पास सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, तो हमने आपको फिर प्रोड्यूस करके सामान बेचा और उसके बदले में अगर हमने पैसा लिया तो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थोड़ी हुआ। हमने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बदले आपने पेमेंट करी है। दैट इज नॉट ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट। जबकि थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री हम क्या पढ़ेंगे, थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तीनों में हम ये देखेंगे कि जब जब इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यानी अशोक के बाद, मौर्यस के बाद पोस्ट मौर्य पीरियड, गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता, राइट, एंड देन पूरा जो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल है, या दिल्ली सुल्तानों के जाने के बाद, या मुगल्स के जाने के बाद, जब जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इंडिया में, तब तब हमें रीजनल पावर सेंटर्स डेवलप होते हुए नजर आएंगे। वो रीजनल पावर सेंटर्स जो है वो रीजनली आर्ट, इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट, ट्रेड, इन सबको पैटर्नेज प्रोवाइड करेंगे और रीजनल लेवल पर ये सारी चीजें फ्लरिश करेंगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन टर्न बढ़ेगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। तो उन्होंने जो कहा, मतलब ब्रिटिशर्स, कैम्ब्रिज स्कूल का जो थॉट है वो पूरी तरह हम खारिज करेंगे आगे, राइट। वो कौन करेगा, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट करेगा, वो हम आगे देखते हैं, मार्क्सिस्ट करेंगे। सो दे कंप्लीटली डिनाइड दैट देयर इज नो सच थिंग एज ड्रेन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट अप, दे डिनाइड दैट देयर इज नो सच थिंग एज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जैसी भी कोई चीज नहीं है, right? According to them, look at this statement. According to them, India lacked the social and political unity required for nationalism, being too divided by caste, religion and region. नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी, वो यूरोप वाली नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी लेकर चल रहे हैं कि फ्रेंच, फ्रांस फॉर फ्रेंच, जर्मनी फॉर जर्मन्स, स्विस फॉर स्विट्जरलैंड फॉर स्विस, राइट, चेकिया फॉर चेक पीपल, स्लोवाकिया फॉर स्लोवाक पीपल, और वटएवर। यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो नेशनलिज्म है, वही नेशनलिज्म वो इंडिया में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम इंडिया तो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स, डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट रिलीजन में, हर जगह से जो है वो इंडिया बटा हुआ है। तो एक नेशनल यूनिटी जो है वो इंडिया में थी ही नहीं। अगर एक नेशनल यूनिटी इंडिया में थी ही नहीं तो इंडिया में नेशनलिज्म आएगा कहां से, राइट।
सो देयर वाज नो सच थिंग एज नेशनलिज्म इन इंडिया. जो नेशनलिज्म की जो बात चल रही है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज स्कूल, इट इज द वेपन ऑफ दोज एलीट पीपल ऑफ इंडिया, द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया, जो कि यूरोप की मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज का बेनिफिट इंडिया में उठाना चाह रहे थे. या जो यूरोप में जो मिडिल क्लास रेवोल्यूशन आया, जैसे यूरोप में मिडिल क्लास जो है वो डिमांड कर रहा था पावर का, वही सेम फॉर्मूला वो यहां यूज कर रहे थे कि हम जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, अपने आप को ग्रो करें और पावर में बड़ा डिमांड करें. और पावर के लिए क्या चाहिए उनको? आइडियोलॉजी चाहिए. और वो आइडियोलॉजी उन्होंने बनाई नेशनलिज्म, ताकि भीड़ उनके पीछे इकट्ठा हो जाए. तो जो इंडियन नेशनलिस्टिक जो लीडर्स हैं, जो कि ग्रेजुअली डेवलप हो गए कांग्रेस के रूप में, उनको वो कह रहे हैं कि देवर ऑल, there was no such thing as nationalism. They did all that to grab more and more power for them, right? Because they wanted to take advantage of the economic changes that we brought in India, right? So they completely denied nationalism also. So Cambridge School on Indian nationalism क्या कह रहे हैं? It was a elite centric interpretation. They were skeptic about Indian nationhood, doubt the Indian nation. These scholars questioned the very idea of India being a unified nation, because according to them India is divided into various several parts. So what we will also come to understand that India is a nation of 500 different nations, and we will say that India is a nation in making. At the time when we got our independence, more than 500 princely states were present, and there were many British provinces or different chief commissioners provinces थे. तो बहुत सारी different nationalities थी इंडिया में. Nationalism क्या होता है? नेशन की भावना क्या होती है? The feeling of belongingness, that I belong to a certain caste group, I belong to a certain religion, I belong to a certain linguistic group, I belong to a certain race, I belong to a certain gender, I belong to a certain region, I belong to a certain community, whatever. So ये जो based on let's say shared history, ये जो feeling of belongingness होती है, this is the feeling of a nation. So Britishers कह रहे हैं कि इंडिया में तो एक नेशन है ही नहीं, ये तो बिखरा हुआ है इतना ज्यादा. वो कन्वीनियंटली अवॉइड कर रहे हैं इंडिया की कल्चरल सिंक्रोनिसिटी को, जो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट में देखने को मिलती है. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज हो सकती है, लेकिन कल्चरली लार्जली वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर. देयर आर वेरियस डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ कल्चर्स, राइट? मतलब या मेनी प्रैक्टिसेस सच एज, अगर हम मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन की ही बात करें, सो देयर आर वेरियस डिफरेंट कस्टम्स, वेरियस डिफरेंट वेज ऑफ परफॉर्मिंग द मैरिज कस्टम, right? Or marriage sanskar. Nevertheless, it is a marriage, it is a sanskar, and largely its feature is uniform throughout the India. So there are many such cultural uniform identity जो पूरे इंडिया में फैली हुई है, जिनको conveniently उन्होंने अवॉइड कर दिया, right? Then next they said that it is a Indian nationalism was a elite driven movement. They argued the national movement was not a mass awakening, but a tool invented by few Indian elites to serve their personal ambitions. Few Indian elites में कौन है? जो इंडियन कैपिटलिस्ट हैं, या इंडियन बड़े जमींदार हैं, या इंडियन एरिस्टोक्रेट्स भी हैं. तो जो इंडियन राजा महाराजा थे, वो तो अपना इंटरेस्ट फुलफिल करने की उन्होंने कोशिश करी थी एक बार, तो उनको पकड़ के बहुत बुरा धुना गया था 1857 में, और तो उनको तो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे लॉयलिस्ट बना लिया. लेकिन जो छोटे जमींदार हैं, जो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में डेवलप हो गए, या अन्य जो पुराने चली आ रही ट्रेडिशनली रिच मर्चेंट फैमिलीज थी इंडिया की, या उसके अलावा भी जो वेस्टर्न एजुकेशन ग्रैब करके धीरे धीरे मिडिल क्लास में ट्रांसफॉर्म हुए इंडियंस, राइट? और दीज ऑल एलीट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, दे वांटेड बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस दैट वर ब्रॉट अपॉन बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया. ये कह रहा है कैम्ब्रिज स्कूल. और वो चाहते थे कि हम इन सबका बेनिफिट उठाएं. अब बेनिफिट उठाने के लिए दे वांटेड, अब उनके फेवर में डिसीजंस तभी लिए जाएंगे ना जब उनके पास पावर होगी, जब डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में होगा. डिसीजन मेकिंग कैसे उनके हाथ में होगा? जब वो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एंटर करेंगे तभी. पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो कैसे एंटर करेंगे? जब वो उनके पीछे जो है वो वोट्स होंगे, लोग होंगे उनके पीछे. तो अगर भीड़ इकट्ठा करनी है, जनता को इकट्ठा करना है, तो आइडियोलॉजी चाहिए. सो दैट आइडियोलॉजी इज नेशनलिज्म एंड नथिंग मोर. ये कह रहा है कैम्ब्रिज स्कूल, राइट? दैट हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं,
ठीक है, जिनको उन्होंने कहा कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के रिएक्शन में जो है वो एस्टेब्लिश हुआ नेशनलिज्म, ऐसा कह रहे हैं ब्रिटिशर्स, राइट। और कॉलोनियलिज्म भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कॉलोनियलिज्म भी मनगढ़ंत है और नेशनलिज्म भी मनगढ़ंत है। इट इज जस्ट अ पावर ग्रैब मूव, अ मूव टू ग्रैब पावर बाय द एलीट्स ऑफ इंडिया। ये वो हम भारतीयों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऑब्वियसली हमने इनफैक्ट खुद कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस ने ही सारे इन पॉइंट्स को नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, इंपीरियल स्कूल में दो है, कैम्ब्रिज और न्यू कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज स्कूल ये सब बातें बोल रहा है, न्यू कैम्ब्रिज जो है वो कहेगा कि ये सब ऐसा सब गलत है, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन जो बातें न्यू कैम्ब्रिज कहेगा ना, आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं ये सेम बात कैम्ब्रिज स्कूल वाले ही कह रहे हो आप, बस इसको आपने टेक्निकलिटी में इतना रैप करके पेश कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा है कि इसका सर कहां है और इसकी पूंछ कहां है, लेकिन मोटी मोटी बात जो है वो वही सेम है। देखते हैं न्यू कैम्ब्रिज वाले बात कैसे घुमा रहे हैं। Next is constructed nationalism. According to them, Indian elites imagined colonialism and then created nationalism as a reactionary force. जो मैंने अभी आपको समझाया कि that there was no such thing as colonialism and there is no such thing as nationalism. So they imagined that there is a colonialism, rather it was a foreign rule. So foreign rule को imagine किया उन्होंने as a colonialism, right? And foreign rule को उन्होंने imagine किया as colonialism. एंड कॉलोनियलिज्म के रिएक्शन के रूप में उन्होंने रखा नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म वाज कंस्ट्रक्टेड, इट वाज नॉट ऑर्गेनिक, बिकॉज इंडिया में नेशन बन ही नहीं सकता, ये कह रहा है कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग इनकी ऑडेसिटी, हिम्मत देख रहे हैं, इनकी जरूरत देख रहे हैं आप। लेकिन कैम्ब्रिज स्कूल के अगेंस्ट में जो है वो फिर आकर खड़े होते हैं नेशनलिस्ट स्कूल, राइट। अच्छा पहले ये पूरा देख लेते हैं, पूरा कहना क्या चाह रहा है, बहुत कुछ कहा कैम्ब्रिज स्कूल वालों ने। उन्होंने कहा कि that there was a patron client model among the Indian nationalists and the Indian masses. So the movement, the Indian national movement की बात कर रहे हैं, was explained through this sociological lens where regional elites, patrons build a support base clients through economic and political influence. So वो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली इंडिया के जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, इंडिया के जो जमींदार लोग हैं या इंडिया के एरिस्टोक्रेट्स हैं या जो भी इंडिया में मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, राइट, चाहे वो ट्रेडिंग कम्युनिटी से आ रहे हैं या रूलिंग कम्युनिटी से आ रहे हैं, उन्हीं के पास माल था इंडिया में, या ट्रेडर्स के पास या रूलर्स के पास। बाकी सब जो है वो नंगे घूम रहे थे, फकीर घूम रहे थे, सबके बाकियों के बुरे हाल थे। तो जो इंडिया के एलीट्स हैं वो अलग अलग जगह पॉप हो रहे हैं, जहां जहां पर बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि कलकत्ता में है, मद्रास में है, बॉम्बे में है, अवध में है, कानपुर, दिल्ली के आसपास, लाहौर, पंजाब में अन्य कई जगहें, यहां पर अलग अलग जगहों पर जो है वो ये एलीट्स निकल कर आ रहे हैं। और ये एलीट्स जो है वो क्या है, ये दीज आर दी पेट्रन्स, और ये अपने साथ जो है वो एक सपोर्ट बेस इकट्ठा कर रहे हैं, जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, लीडरशिप लेकर आ रहे हैं, या तो खुद वो आगे आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट या जमींदार टाइप के लोग, राइट, अपने बेनिफिट के लिए, या तो वो किसी को चेहरा बना रहे हैं अपना। और वो नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं, दैट ब्रिटिशर्स कॉलोनियलिज्म लेकर आए हैं और उनके अगेंस्ट हम नया जो है वो लेकर आए हैं सिस्टम नेशनलिज्म, और आप जो है वो हमारे साथ जुड़ जाइए, राइट। सो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से वो मासेस को अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं, सो दैट वो पार्लियामेंट तक पहुंच सके और इन्फ्लुएंस कर सके पॉलिसी मेकिंग को, लाइक द मिडिल क्लास डिड इन यूरोप। एंड दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट अमंग ईच अदर्स, सबका अपना जो है वो इन सबका कंपटीशन है आपस में, लेकिन धीरे धीरे कंपीट करते हुए इन्हीं लोगों को समझ आएगा कि हमें नेशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। एंड व्हेन दीज कंपीटिंग एलीट्स इन डिफरेंट रीजन्स, व्हेन दे केम टुगेदर ऑन नेशनल लेवल, हमें नेशनल लेवल पार्टीज जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हमें बनता हुआ नजर आएगा 1885 में, राइट। तो इस लेंस से वो समझा रहे हैं कि इंडियन नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ है। सो ब्रिटिश रूल ओपनड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, promoting rivalries among Indian elites, seeking control over new resources and positions. Some elites became local brokers, establishing themselves as influential figures with the loyal followers. The growth of multiple regional power centers led to the formation of All India patrons to coordinate
इंटरेस्ट, राइट। सो वही कहानी है जो मैंने आपको समझाई कि ब्रिटिशर्स जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लेकर आए इंडिया में। जो जमींदार लोग हैं, जो मालदार लोग हैं बेसिकली, वो एक साइड रूलिंग एलीट्स हो सकते हैं और दूसरी साइड ट्रेडिंग एलीट्स हो सकते हैं। वो दोनों जो है वो उनको अब उन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा चाहिए था, राइट। दे वर सीकिंग कंट्रोल फॉर ओवर दीज न्यू रिसोर्सेज एंड पोजिशंस। सो दे स्टार्टेड ब्रोकरिंग और दे स्टार्टेड एक्टिंग एज अ ब्रोकर्स, राइट। एलीट बिकेम लोकल ब्रोकर्स, ब्रोकर्स बनने लग पड़े। वो किसके बीच में? इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के रूप, मतलब मान लो कि एक नेता है, एक कैपिटलिस्ट है और जनता है। तो वो जो नेता है वो कैपिटलिस्ट और जनता के बीच में ब्रोकर का काम कर रहा है, जोड़ रहा है इनको आपस में, राइट। और कई केसेस में क्या होता है कि वो नेता ही कैपिटलिस्ट है और वो जनता को अपने साथ जोड़ रहा है। एंड देन पंजाब का जो नेता होगा वो यूनाइटेड प्रोविंस के नेता को जोड़ेगा बंगाल के नेता के साथ। जो मद्रास का होगा वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नेता को जोड़ेगा यूनाइटेड प्रोविंस के साथ। तो ये सभी जो है वो आपस में ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड देन ग्रेजुअली इट फॉर्म्ड अ नेशनल लेवल का असेंबली, नेशनल लेवल की असेंबली। ऑल इंडिया पैटर्न्स जो है वो डेवलप होते हैं टू कोऑर्डिनेट देयर इंटरेस्ट एंड हेंस द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस वाज देयर व्यू, ये कैम्ब्रिज व्यू है, ठीक है। अब इसके पैरेलल में आते हैं फिर नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एज रिफ्लेक्शन, अच्छा ये वही कैम्ब्रिज स्कूल का ही है ना। इन दिस फ्रेमवर्क इंडियन नेशनलिज्म वाजंट पीपल्स मूवमेंट बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फिश एलीट मोटिव्स। तो कह रहे हैं कि इंडिया में नेशन जैसी चीज ही नहीं है तो नेशनलिज्म कैसे होगा? तो नेशनलिज्म जो है वो इंडिया के जो एलीट्स हैं उनका अपना सेल्फिश मोटिव पूरा करने के लिए उन्होंने आइडियोलॉजी बनाई है जिससे वो पावर ग्रैब कर सकें, जिससे वो फॉलोअर्स को इकट्ठा कर सके, सो दैट दे कैन गेट इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी मेकिंग, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। आवर रूल वॉज ओनली अ फॉरेन रूल, और हमारा फॉरेन रूल जो है वो बेनेवलेंट था। बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है? उदार था काफी, राइट। काफी अच्छा रूल था हमारा। तो ये तो सारा कॉलोनियलिज्म का खेल किसने किया हुआ है, रचा हुआ है? नेशनलिस्ट ने। बट लेटर इंटरेस्टिंगली इवन दोज हु ओरिजिनली प्रमोटेड दिस मॉडल इवेंचुअली मूव्ड अवे फ्रॉम इट, क्योंकि ये मॉडल जो है वो यूरोप में छाप रहे थे, यूरोप के लोगों को पढ़ा रहे थे, ठीक है। और फिर वो किताबें धीरे धीरे घूमते घूमते इंडिया में भी आई। और इंडिया में जब पकड़ पकड़ के इंडिया के स्कॉलर्स ने फैक्ट बाय फैक्ट उन किताबों के काउंटर में किताबें छापनी शुरू करी, और वो जब छप के इंग्लैंड पहुंचती हैं और इंग्लैंड के लोग इंडिया के स्कॉलर्स द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ते हैं, या कई अदर यूरोपियंस द्वारा भी कैम्ब्रिज स्कूल के अगेंस्ट लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, और तब पूछा जाता है कैम्ब्रिज स्कॉलर से कि दीजिए, जवाब दीजिए इन बातों का, तो वो जवाब नहीं दे पाते एंड वो अपने आप को पीछे हटा लेते हैं कैम्ब्रिज स्कूल के अभी तक के दिए हुए पॉइंट से, ठीक है। और बदले में जो है वो एक नया स्कूल ऑफ थॉट खड़ा होता है, दैट इज द न्यू कैम्ब्रिज। तो हम पढ़ेंगे बिकॉज इट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द इंपीरियलिस्टिक स्कूल। बट लाइक आई सेड, न्यू कैम्ब्रिज जो है वो क्या है? पहले कौन आएगा? पहले आएगा कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के रिएक्शन में नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट के रिएक्शन में मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट के रिएक्शन में सबाल्टर्न, और मार्क्सिस्ट के रिएक्शन में नियो कैम्ब्रिज, और इन सब के रिएक्शन में आएंगे सबाल्टर्न, एंड देन इन सब के रिएक्शन में आएंगे अदर रिविजनिस्ट स्कूल्स, या सबाल्टर्न इज ऑल्सो अ रिविजनिस्ट स्कूल, राइट। तो सबाल्टर्न के साथ ही अगर मैं रख दूं सबाल्टर्न और रिविजनिस्ट स्कूल, ठीक है। तो न्यू कैम्ब्रिज हमने अभी कैम्ब्रिज समझा, कैम्ब्रिज के बाद हम समझते हैं नेशनलिस्ट, फिर मार्क्सिस्ट, फिर पढ़ेंगे न्यू कैम्ब्रिज को। तो पहले देखते हैं नेशनलिस्ट स्कूल। सो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द इंपीरियलिस्ट व्यू। इंपीरियलिस्ट में भी कौन सा? कैम्ब्रिज। अब ध्यान रखना है आपको, देखिए ऐसा नहीं है कि नेशनलिस्ट स्कूल खत्म हो गया, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट अभी तक, आज तक जो है वो चला आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक दो स्कॉलर्स का नाम मैं ऐड कराना भूल गया। द ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो मॉरिसन सेड दैट देयर इज नो ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेयर इज दैट? या सो आप लिखेंगे यहां पर मॉरिसन सेड दैट देयर इज नो ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड देयर इज नो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसा कहने वाला कौन है? मॉरिस डी मॉरिस, अनदर स्कॉलर। मॉरिस डी मॉरिस जो है वो कहेगा दैट देयर इज नो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और मॉरिसन कह रहा है दैट देयर इज नो ड्रेन ऑफ वेल्थ।
राइट। एंड जो रामसे मेयर है वो कह रहा है कि वी डिड ऑल दिस इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। ये कुछ हिस्टोरियंस के नाम आपको याद रखने आंसर में कोट करने के लिए काम आते हैं। आल्दो आंसर राइटिंग में जब मैं करवाता हूं तो वहां पर मैं धीरे धीरे आपको जो भी रिक्वायर्ड हिस्टोरियन है उनका नाम लिखवाता चलूंगा। ऑलराइट, सो नेशनलिस्ट स्कूल। सो आपको ध्यान रखना है कि इंपीरियलिस्ट स्कूल जो है वो कौन कौन सा है, कैम्ब्रिज एंड नियो कैम्ब्रिज। सो ऐसा नहीं है कि कैम्ब्रिज के रिएक्शन में अगर नेशनलिस्ट स्कूल आया है तो अब नेशनलिस्ट स्कूल नहीं है। मैंने आपको क्या क्रोनोलॉजी बताई, क्रोनोलॉजी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा इंटरवोवन है, ठीक है। कैम्ब्रिज स्कूल आया पहले जो कि अब पूरी तरह खारिज हो चुका है, कैम्ब्रिज को कोई फॉलो नहीं कर रहा, राइट। कैम्ब्रिज के रिएक्शन में आए नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट के रिएक्शन में आए मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट के रिएक्शन में आए नियो कैम्ब्रिज, और नियो कैम्ब्रिज इन सब के रिएक्शन में आए रिविजनिस्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम तक भी हमें नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, नियो कैम्ब्रिज ये सारे स्कॉलर्स देखने को मिल रहे हैं और ये सब एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। सभी अपनी अपनी तरफ की किताबें जो है वो लिख रहे हैं आज तक भी, मॉडर्न टाइम्स में भी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए भी। इनफैक्ट कंटेम्पररी में जो चल रहा है इसकी इंटरप्रिटेशन भी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस या नेशनलिस्ट स्कॉलर्स की अलग है, नेशनल स्कूल ऑफ थॉट की अलग है, मार्क्सिस्ट की अलग है, नियो कैम्ब्रिज की अलग है, और इन सबको काउंटर करते हैं रिविजनिस्ट। वो हम देखेंगे कैसे। सो नेशनलिस्ट स्कूल क्या है, ओरिजिन एज अ काउंटर नैरेटिव। सो नेशनलिस्ट स्कूल इट ओरिजिनेटेड एज इट emerged in direct response to the imperialistic schools justification of British rule, and not just British rule, imperialistic schools justification of the Hindu world and then the Muslim world, right? They said that कि भैया India is divided into Hindu and Muslim and then modern world। इस तरह जो है वो इंडिया की हिस्ट्री 3 हिस्से में डिवाइडेड है, जिसको उन्होंने यूरोप की एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि इंडिया का हिंदू पीरियड जो है वो, ब्रिटिशर्स ने कहा इंडिया का हिंदू पीरियड जो है वो इट वाज वेरी ग्लोरिफाइड, नॉट सॉरी, इट वाज, इसमें बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम था और इंडिया वाज वंस मतलब काफी पावरफुल स्टेट था और ट्रेड वगैरह बहुत था, लेकिन इंडिया यूनिफाइड नहीं था कभी भी। फॉरेनर्स आके इंडिया में रूल करे जा रहे थे और जिसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है मुस्लिम। तो दे एम्फसाइज्ड मोर ओवर द मुस्लिम पीरियड। उन्होंने हिंदू पीरियड पर एम्फोसिस दिया ही नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदू पीरियड का तो हमारे पास लिटरेरी सोर्स है, सॉरी हिस्टोरिकल टेक्स्ट तो कोई है ही नहीं। कैम्ब्रिज स्कूल के अकॉर्डिंग वी इंडियंस डिडंट नो हाउ टू राइट हिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम। द वेरी फर्स्ट बुक दैट दे एक्नॉलेज एज अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट इज द कलहंस राज तरंगिणी। कलहंस राज तरंगिणी को वो पहला टेक्स्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट। उसके अलावा कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट है ही नहीं उससे पहले इंडिया में। जबकि हम पढ़ेंगे कि रोमिला थापर जी ने बहुत क्लियरली जो है वो इस पॉइंट को रिफ्यूट किया। उन्होंने बताया है कि ना कि केवल इंडिया के जो लिटरेरी एविडेंसेस है वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट थे, लेकिन वो केवल इंडिया के बारे में नहीं बता रहे हैं, वेस्ट के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है। वो कैसे बताया वो एंशिएंट में समझेंगे अच्छे से, या उसको समझते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम अबाउट द सोर्सेस स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपको मैं सोर्सेस के बारे में पढ़ाऊंगा। सो एंशिएंट टाइम के बारे में उन्होंने जो है वो ज्यादा जानकारी नहीं दी, ज्यादा नहीं पढ़ा उसके बारे में। मुस्लिम पीरियड के बारे में वो कह रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कहा एंशिएंट के बारे में कि वी डिडंट नो हाउ टू रूल, वी डिडंट नो हाउ टू रूल आवरसेल्व्स, राइट, वी डिडंट नो हाउ टू रूल। फॉरेनर्स ने हमें आकर रूल करना सिखाया या रूल किया हमारे ऊपर। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स आए और मुस्लिम ने जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड एस्टेब्लिश किया, एंड देन देयर इज अ हिंदू एंड मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट थ्रू आउट, जो है वो हिस्ट्री चला आ रहा है इंडिया में। और हम ब्रिटिशर्स जब आए तो हमने मॉडर्न जो है वो एज इंडिया में शुरू करी, राइट। और हम आपके लिए सिविलाइजेशन लेकर आए, हम आपके लिए ऑल दीज चेंजेस लेकर आए, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए, एंड दैट इज दैट, राइट। लेकिन नेशनलिस्ट स्कूल जो है वो आता है फिर, और नेशनलिस्ट स्कूल कह रहा है कि जो एंशिएंट टाइम था ना इंडिया का, वो गोल्डन एज थी। वहां पर अशोक सम्राट जैसे बड़े बड़े सम्राट थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे चक्रवर्ती, कई राजा थे हमारे पास, राइट। इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया थी, गोल्ड ही गोल्ड था इंडिया में। और मेडिवल, बट दे ऑल्सो अडॉप्टेड दिस। उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न कर दिया, लेकिन उन्होंने कंपेयर करके रखा कि एंशिएंट पीरियड हिंदू पीरियड है,
मेडिवल पीरियड मुस्लिम पीरियड है और मॉडर्न पीरियड जो है वो मॉडर्न पीरियड है, वो कोई क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम का नहीं है, वो मॉडर्न पीरियड है। ऐसा नेशनल हिस्टोरियन ने ये टाइमलाइन बनाई कि एंशिएंट जो है वो गोल्डन एज थी, मेडिवल एज में जो है वो मुस्लिम्स आ गए, थोड़ी लूटपाट हुई, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, लेकिन स्टिल जो है वो इंडिया काफी ज्यादा ट्रेड कर रहा था, फ्लरिशिंग तो था ही इंडिया इन सब झगड़ों के बावजूद भी। और फिर ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने हमें लूटना शुरू किया। सो जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक और कॉलोनियल जो पॉलिसीज है उसके रिएक्शन में जो आइडियोलॉजी डेवलप होती है, स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होता है, वो है नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, जिसके कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स कौन कौन से हैं, अर्ली प्रोपोनेंट्स हैं जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आरजी प्रधान, ए.के. माजुमदार और करंटली जैसे कि अमलेश त्रिपाठी, और भी कहीं ना कहीं जो है वो निकल कर आ रहे हैं नेशनलिस्ट नए हिस्टोरियंस, जो कि बात करते हैं किसकी, कि गोल्डन एज था, फिर बीच में थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ, स्टिल ट्रेड काफी ज्यादा था, फिर लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर सब कुछ लूट लिया। राइट, तो अब ये कैसे खारिज करेंगे कैम्ब्रिज स्कूल को देखते हैं। तो कोर बिलीफ क्या है नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का? सो आर्ग्यूड दैट colonialism इन इंडिया वाज नॉट merely पॉलिटिकल, इट वाज डीपली रूटेड इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि colonialism जो किया है, ब्रिटिशर कह रहे हैं फॉरेन रूल, नेशनलिस्ट कह रहे हैं colonialism। लेकिन एक बारी को नेशनलिस्ट कह रहे हैं कि चलो मान लो फॉरेन रूल इज इक्वल टू colonialism, हमसे जो है वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। राइट, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं हम फॉरेन रूल लेकर आए हैं जो कि बेनेवोलेंट है, आपको टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, आपको सिविलाइजेशन दे रहे हैं, आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए अच्छी गवर्नेंस लेकर आए हैं हम। राइट, उसके पैरेलल में नेशनलिस्ट कह रहे हैं कि पहली बात तो ये फॉरेन रूल नहीं है, कॉलोनियलिज्म है, आपने कॉलोनी एस्टेब्लिश करी है, और कॉलोनी जो है वो किसके फेवर में काम कर रही है, मेट्रोपॉलिटन स्टेट के फेवर में काम कर रही है, पहली बात। और दूसरा ये कि केवल ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, इसका एक बहुत डीप सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन है। आप सोशल लेवल पर भी ऑपरेस कर रहे हो हमें, आप इकोनॉमिकल लेवल पर भी ड्रेन कर रहे हो वेल्थ का, और पॉलिटिकल लेवल पर तो आपने हमारी सारी लीडरशिप को रिप्लेस कर ही दिया है। राइट, तो पहला जो है वो ये पॉइंट रखते हैं नेशनलिस्ट। देन बैक कैसे करते हैं, राइज कैसे होता है नेशनलिज्म का? सो दे एम्फसाइज दैट इंडियन नेशनलिज्म emerged नेचुरली फ्रॉम ग्रोइंग पेट्रियोटिक सेंटिमेंट अमंग इंडियंस। सो जैसे ब्रिटिशर्स कह रहे थे ना, कैम्ब्रिज स्कूल वाले क्या करते कि इंडिया में तो कोई नेशन का सेंटीमेंट है ही नहीं, तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ये कहते हैं कि इंडिया में नेशन का सेंटीमेंट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिश सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट नेचुरली ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में जो है वो डेवलप हुआ। क्या कह रहे हैं वो, पूरे इंडिया में सभी में नेशनलिज्म की भावना जो है वो धीरे धीरे इमर्ज हुई, एक पेट्रियोटिक सेंटीमेंट डेवलप हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। सो हाईलाइट कॉलोनियल इंडियन इंटरेस्ट highlighted an inherent contradiction between British colonial interest and the welfare of Indian society. So यहां से जो है वो नेशनलिज्म इंडिया में डेवलप होता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट जो है वो इट इज फुलफिल्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेस एंड बाय ऑपरेसिंग इंडियंस सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। राइट, और उसके बदले में एक जब रिएक्शन खड़ा होता है, दैट रिएक्शन, दैट राइज ऑफ द पेट्रियोटिक सेंटिमेंट पैन इंडिया जब वो डेवलप होगा, दैट इज नोन एज इंडियन नेशनलिज्म विच इज रूटेड अराउंड वेलफेयर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये कह रहे हैं नेशनल हिस्टोरियन और उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। अब वो लोगों में जज्बात भरने हैं इन्होंने, तो लोगों में जज्बात भरने के लिए जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है वो प्रमोट कर रहे हैं अशोक द ग्रेट को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, राजा राजा चोला को, ठीक है, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को प्रमोट किया जा रहा है। राइट, सो इंडिया के रूलर्स को प्रमोट कर रहे हैं वो, और गोल्डन एज कह रहे हैं कि इंडिया के ये रूलर्स जो है वो इतना युद्ध जीत गए, इससे लड़ गए, इतनी बहादुरी दिखा दी, तुम भी बहादुरी दिखाओ अंग्रेजों के खिलाफ, आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ। राइट, तो नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं वो बहुत कन्वीनियंटली केवल एलीट जो इंडियंस रूलिंग जो क्लास है उनको रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं एज इंडियन हिस्ट्री, और यही उनका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है जिसको काउंटर करने पहुंचेंगे फिर मार्क्सिस्ट। की लिमिटेशन क्या है? दिस स्कूल टेंडेड टू ओवरलुक इंडियाज इंटरनल सोशल डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन, wrongly assuming a uniform Indian interest across all communities and classes.
तो वो ये कह रहे हैं कि भैया सारे इंडियंस जो है वो मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ उनमें एक पेट्रियोटिक भावना आ गई, राइट। जबकि वो इंडिया की जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जबकि वो ग्लोरीफाई किसको कर रहे हैं, केवल रूलिंग एलिट्स को। शिवाजी कौन थे, शिवाजी एक रूलर थे। महाराणा प्रताप कौन थे, एक रूलर थे, राइट। सिमिलरली अशोका, राजेंद्र चोला या राजा चोला या समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, these all were rulers, they were elites, they were aristocrats। उनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भी आम जनता पर टैक्स लगाया होगा। There is a good chance that they have also oppressed their own people, they have also killed their own people, right। जो आगे हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। लेकिन नेशनलिस्ट स्कूल ने ये सब चीजें प्रमोट नहीं करी। नेशनलिस्ट स्कूल ने ये नहीं कहा कि इंडिया में एक सोशल कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन है और जो दलित है उनका नेशनलिज्म, जो एलीट ब्राह्मण है उनके नेशनलिज्म से बिल्कुल अलग है, राइट। जैसे हम आगे हम देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर साहब क्या क्या कहेंगे कि दलितों का जो नेशनलिज्म है वो पहले तो उनको कास्ट सिस्टम से बाहर निकलना है। एक बार कास्ट सिस्टम के चंगुल से निकलेंगे तब जाकर वो सोच पाएंगे ना कि ब्रिटिशर्स भी हमें ऑप्रेस कर रहे हैं, कि उनको तो पहले, दलितों को तो पहले ये नजर आ रहा है कि हमारे ऊपर अपर कास्ट का ऑपरेशन है, राइट। या महिलाओं के ऊपर जो है वो पूरे पेट्रियार्कल सेटअप का ऑपरेशन है, या डिफरेंट रीजन्स का जो है वो आपस में कंपटीशन है और एक दूसरे को, एक बड़ा रीजन एक छोटे रीजन को ऑप्रेस कर रहा है या सप्रेस कर रहा है। तो इस तरह की जो इंटरनल सोशल डाइवर्सिटी है या जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये इनके लिए अलग अलग मतलब था नेशनलिज्म का। बहुत सारे लोगों को अभी तक तो सर्वाइवल की फंसी हुई थी, वो नेशनलिज्म के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। दे ओनली वांटेड फूड, भूखमरिया थी। Because a whole 19th century, in every decade, especially in the last half or the later half or the second half, not last, not later, the second half of the 19th century, in every decade, India observed major famine that killed lakhs and crores of people. So जो masses हैं, they were hungry, they wanted food. अब वो खाना चाहे कोई इंडियन बाबू उनको दे दे या अंग्रेज बाबू दे दे, उनसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा था उन्हें, उनको खाना चाहिए था। They were dying। आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फेमिन्स की कभी फोटोज शेयर करूंगा, होश उड़ जाएंगे आप लोगों के। फेमिन्स की कहानियां शेयर करूंगा, आप लोग होश उड़ जाएंगे आप लोगों के फेमिन्स की कहानियां सुन के। सो जो नेशनलिस्ट स्कूल है उन्होंने कन्वीनियंटली जो स्ट्रेटिफिकेशन है इंडिया का, इसको अवॉइड कर दिया, इसको इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि ये सब चंगासी, सब जुड़े हुए हैं आपस में, राइट। दैट वाज देयर की लिमिटेशन। और इसी को फिर आगे फर्दर जो है वो काउंटर करते हैं मार्क्सिस्ट। लेकिन आगे देखते हैं, इंटरप्रिटेशन शिफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज इन कॉलोनियल इंडिया, emergence of new interpretations. So scholars began to highlight discrepancies in earlier narrative by offering fresh perspective on societal transformation during colonial rule. Traditional social identities as political foundations. So ये nationalist school का ही मैं explain कर रहा हूं, ये अभी statement पढ़ते हैं, then I'll explain. Now, political mobilization in colonial India often followed traditional identities, language, caste, and religion, rather than modern concept like class or nationhood. So, जो कैम्ब्रिज स्कूल वाले कह रहे हैं कि दैट इंडिया में नेशनलिज्म नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया में एक क्लास जो है वो नहीं, या एक नेशन की भावना नहीं है, ठीक है। उसको नेशनलिस्ट ने किस तरह काउंटर किया कि नहीं, जो आपका ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप हुआ। लेकिन उसके अंदर भी क्या जो है वो फर्दर आप कह सकते हैं कि एक डिटेल छुपी हुई है, वो ये है कि इंडिया में कई तरह की ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज हैं, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर, कास्ट के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर। इस आधार पर इंडिया में पॉकेट्स में जो है वो जगह जगह नेशनलिज्म डेवलप हुआ, राइट। एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल, मतलब जो लोकल आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। स्कॉलर्स बिगेन टू हाईलाइट डिस्क्रिपेंसीज इन अर्लियर नैरेटिव। जो कैम्ब्रिज स्कूल का नैरेटिव है वो उसको खारिज करना जो है वो लोगों ने शुरू कर दिया। किस बेसिस पर खारिज कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जो कैम्ब्रिज स्कूल है वो सही ठहरा रहा है खुद को और कह रहा है कि दैट देयर इज नो कॉलोनियलिज्म, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, राइट। एंड नेक्स्ट इज then redefined politicization. Now these interpretations argued, look at this statement, these interpretations argued that Indian society became politicized through its existing communal and regional structures, not through unified nationalist or class based movements. So like Britishers said that there should be a class based or a feeling of nationhood, then India में nationalism होता।
या नेशनलिस्ट स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं कि इंडिया में जो है वो ब्रिटिश ऑपरेशन के अगेंस्ट एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट जो है वो डेवलप हुआ, राइट? ऐसा नहीं है। इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो इंडिया की जो लोकल आइडेंटिटीज है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे अलग अलग पॉकेट्स में थोड़ा थोड़ा जो है वो डेवलप हुआ है, एंड दैट ग्रेजुअली डेवलप होते होते बिकेम अ नेशनल कॉन्शियसनेस। दैट इज हाउ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया, राइट? And what were the catalyst of this change? The colonial states' institutional innovations such as spread of Western education, the introduction of political representation served as key drivers of this social politicization. So yes, this is undeniable कि ब्रिटिशर्स ने जो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया और जो इंडियन मिडिल क्लास या जो इंडियन एलीट वर्ग है वो इन वेस्टर्न एजुकेशन को उन्होंने अडॉप्ट किया, बाहर जाकर वो पढ़े, राइट? बाहर जाकर उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा और एनलाइटनमेंट की आइडियोलॉजीज को उन्होंने अंडरस्टैंड किया, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझा। जब उन्होंने रूसो को पढ़ा, कांट को पढ़ा और फिर जब इंडिया में आकर देखा कि ब्रिटेन में तो आप लोग सब लोग ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं, यूरोप में ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं और यहां पर आप कॉलोनियलिज्म का आपने मतलब एक पूरा रैकेट चलाया हुआ है, सो उसके अगेंस्ट फिर धीरे धीरे कॉन्शियसनेस इंडियन इंटेलिजेंशिया में डेवलप हुई, एंड दैट गेव लीडरशिप टू ग्रेजुअली दैट गेव लीडरशिप टू मासेस, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे मासेस को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, एंड दैट बिकेम द नेशनल मूवमेंट और बिकेम अ ड्राइवर बिहाइंड द सोशल पॉलिटिसाइजेशन। सो नेशनलिस्ट स्कूल की लिमिटेशंस और उसके फर्दर आगे पॉइंट कि नेशनलिज्म, एक्चुअल नेशनलिज्म इंडिया में कैसा था। देन मार्क्सिस्ट स्कूल नेशनलिज्म के काउंटर में डेवलप होता है। नेक्स्ट स्कूल इज मार्क्सिस्ट स्कूल। नाउ मार्क्सिस्ट स्कूल जो है वो हर चीज के बीच में सेंटर में किसको रखेंगे? इकोनॉमिक्स को। वो कहेंगे कोई इकोनॉमिकल चेंज आएगा, उसी के रिजल्ट में हमको बाकी सारे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल सारे चेंजेस इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से देखने को मिलेंगे। तो वो एंशिएंट टाइम में कहेंगे कि जैसे ही लोहे का यूज जो है वो बढ़ता है लेटर वैदिक पीरियड में या महाजनपद पीरियड में, सॉरी लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे जैसे लोहे का यूज बढ़ता है, अग्रेरियन सरप्लस जो है वो जो आयरन का प्लॉशेयर है उसका यूज करने से बढ़ेगा, राइट? लोहे की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके तने जो है वो जब उखाड़े जाए, काटे जाएंगे जंगल, और प्लॉ का यूज करके गहरा प्लॉ चलाकर जब तनों को पूरी तरह से उखाड़ा जाएगा धरती से, तब जाकर बड़े लेवल पर फील्ड्स क्लियर होंगे और उन पर एग्रीकल्चर होगा गहरा प्लॉशेयर चलने के बाद, और उससे जो है वो अग्रेरियन सरप्लस आएगा, और उस अग्रेरियन सरप्लस से जो वैदिक पीरियड के जन है वो जनपद में बदलेंगे, वो जनपद महाजनपद में बदलेंगे, और वो महाजनपद जो है वो एम्पायर्स में डेवलप होंगे, एंड विल ब्रिंग ऑल अदर टाइप ऑफ चेंजेस विद देम। सो जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम मार्क्सिस्ट का ये पॉइंट लेकर चलेंगे, और सेम गोज फॉर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में भी मार्क्सिस्ट कहेंगे कि भैया वो कहेंगे कि यहां पर भी एक इकोनॉमिकल चेंज आया। क्यों? क्योंकि अगर मैं डेट लाइन की बात करूं तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कहा, या कैम्ब्रिज स्कूल ने कहा, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ठीक है। नेशनलिस्ट स्कूल ने कहा नहीं, एंशिएंट पीरियड है इंडिया में, मेडिवल पीरियड है इंडिया में, और मॉडर्न पीरियड है, ठीक है। दिस इज हिंदू, मुस्लिम एंड मॉडर्न, राइट? ये कहा किसने? कैम्ब्रिज स्कूल ने। नेशनल स्कूल ने कहा कि नहीं, एंशिएंट है, मेडिवल है एंड मॉडर्न है, लेकिन वही सेम रखा कि एंशिएंट में डोमिनेट कौन कर रहा है? हिंदू, मेडिवल में डोमिनेट कर रहा है मुस्लिम, और मॉडर्न में डोमिनेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, वही सेम रखा। लेकिन मार्क्सिस्ट स्कूल आता है, वो इस टाइमलाइन को पूरी तरह चैलेंज कर देगा। वो कहेगा कि किसी रूलर के आने से नहीं जो है वो चेंज, रूलर के आने से जो है वो टाइम पूरा चेंज नहीं हो जाएगा, भले ही रूलर्स ने कैलेंडर जो है वो अपने हिसाब से बनाए हो। इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से जो है वो टाइम चेंज होंगे। वो कहेंगे एंशिएंट टाइम जो है वो इंडिया में तब आएगा जब इकोनॉमिकल चेंज आएगा इंडिया में। सो वो एंशिएंट टाइम इंडिया में शुरू करते हैं विद मतलब इकोनॉमिकल चेंज, यानी कि जब जन से जनपद और महाजनपद जब बनने शुरू हुए, तो उसे कहेंगे वो 6th सेंचुरी बीसी को कहेंगे द स्टार्ट ऑफ एंशिएंट टाइम्स। फिर वो कहेंगे कि मेडिवल टाइम तब से शुरू होगा जब फ्यूडलिज्म इंडिया में जो है वो तेज होने लगेगा। सो इंडियन फ्यूडलिज्म को वो मानेंगे शुरुआत फॉर मेडिवल टाइम्स। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इंडियन फ्यूडलिज्म कैसे आया, लेकिन इंडियन फ्यूडलिज्म को वो मानेंगे शुरुआत। अदरवाइज अगर आप इनकी डेट्स देखें तो हिंदू पीरियड जो है वो
हिंदू पीरियड कहां से कहां पर है? हिंदू पीरियड शुरू हो रहा है एंशियंट टाइम से, यानी वैदिक कल्चर से वो शुरू करते हैं, क्योंकि एट ड्यूरिंग अर्लियर दे हैड नो आइडिया अबाउट हड़प्पन्स, राइट? सो वैदिक कल्चर से वो 1192 तक वो मानते हैं हिंदू पीरियड. एंड आफ्टर द फॉल ऑफ तरायन, सेकेंड बैटल ऑफ तरायन, राइट, द फॉल ऑफ राजपूत किंगडम्स, वो मानते हैं कि मुस्लिम पीरियड जो है वो शुरू हो गया, राइट? एंड देन मुस्लिम पीरियड वो मानते हैं कि लेट्स से 1205 1192 से 1205 तक ट्रांजिशन रहा है ना, मतलब परमानेंटली सेट नहीं कर पाए दिल्ली सुल्तान अपने आप को. 1205 के बाद उन्होंने सेट कर लिया. सो 1205 से 1757 तक मुस्लिम रूल रहा है. और मॉडर्न टाइम्स जो है वो रहे हैं, मॉडर्न टाइम्स 1757 ऑनवर्ड्स जो है वो क्या है? मॉडर्न टाइम्स है. ठीक है, ये कैम्ब्रिज स्कूल ने टाइमलाइन बनाकर दी इंडिया के लिए. और इसी सेम टाइमलाइन को फॉलो किया नेशनलिस्ट स्कूल्स ने भी, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया. उन्होंने हिंदू पीरियड को कहा कि नहीं ये एंशिएंट पीरियड है, मुस्लिम पीरियड को कहा कि नहीं ये मेडिवल पीरियड है, और मॉडर्न पीरियड को उन्होंने मॉडर्न ही कहा, राइट? लेकिन मार्क्सिस्ट ने जो है वो चेंज की डेट्स. उन्होंने कहा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, एंशिएंट पीरियड वैदिक पीरियड से नहीं है. एंशिएंट शुरू हुआ है 6th सेंचुरी बीसी से, वैदिक जो है वो प्रोटो हिस्ट्री है. एंशिएंट क्योंकि उसका प्रोटो हिस्ट्री क्यों बोलते हैं, किसी और सेशन मैंने समझाया इनिशियली आपको, ठीक है? प्रोटो हिस्ट्री को प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? एंशिएंट टाइम जो शुरू हुआ 6th सेंचुरी बीसी से. मेडिवल टाइम जो है वो शुरू हुआ 750 सीई से, जब फ्यूडलिज्म की शुरुआत इंडिया में होती है. और वो भी 750 सीई से 1192 आप मान सकते हैं अर्ली मेडिवल है, या 1205 अर्ली मेडिवल है. एंड देन 1205 के बाद जो है वो मेडिवल पीरियड होता है. तो अर्ली मेडिवल या मेडिवल की शुरुआत जो है वो 750 से शुरू हो जाती है. And it is not based on any ruler or any war or any change in regime, नहीं, it is based on economy. और मॉडर्न टाइम्स जो है वो शुरू होता है, मतलब उन्होंने रेंज दी, उन्होंने अर्ली मेडिवल और अर्ली मॉडर्न का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आए. उन्होंने कहा अर्ली मेडिवल है, फिर अर्ली मॉडर्न है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ औरंगजेब और डेथ ऑफ औरंगजेब टिल दिस प्लसी. सो यहां पर जो इकोनॉमिकल चेंजेस आए सोसाइटी में, वहां से मॉडर्न टाइम शुरू होता है. सो वो डेट्स, डिफरेंट डेट्स जो है वो अपनी तरफ से लेकर आते हैं. कौन? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. सो मार्क्सिस्ट बात कर रहे हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉलोनियल क्रिटिक की. वो कह रहे हैं दैट देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट. वो कह रहे हैं कि एंशिएंट टाइम में देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलिंग एलिट्स एंड देयर स्लेव्स, क्योंकि रूलर्स जो है वो सारा काम स्लेव्स के बेसिस पर करा रहे थे. इन मेडिवल टाइम्स ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो है वो पहले यूरोप से आता है ये कॉन्सेप्ट, और फिर इंडिया पर लागू करते हैं. यूरोप में इन एंशिएंट टाइम्स द रिलेशनशिप वाज बिटवीन द किंग्स एंड स्लेव्स, राइट? किंग्स वर एक्सप्लॉइटिंग स्लेव्स फॉर एवरीथिंग. इन मेडिवल टाइम्स द रिलेशनशिप वाज बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द सर्फ. याद होगा आप लोगों को, मेडिवल टाइम में रिलेशनशिप किसके बीच में है? मैनोरियल सिस्टम है बेसिकली. रिलेशनशिप इज बिटवीन लॉर्ड्स एंड द सर्फ. एंड इन द मॉडर्न टाइम द रिलेशनशिप और द कॉन्फ्लिक्ट is between two classes, that is bourgeois and proletariat. So in ancient time the conflict is in between two classes, the ruling class and the slavery class. In medieval times the conflict is between two classes, the lord class and the serfdoms and the serf class. And in modern times the conflict is in between the bourgeois and the proletariat or the laborers, right? तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से उन्होंने कहा कि दैट देयर इज अ कॉलोनियलिज्म की वजह से इंडिया में एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, एंड दैट क्लास कॉन्फ्लिक्ट गेव राइज टू नेशनलिज्म एंड द नेशनल मूवमेंट, राइट? तो सबसे पहले तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने क्या करेक्टिव मेजर जो है प्रोवाइड किया नेशनलिस्ट अप्रोच पर. सो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस एम्ड टू इंप्रूव अपॉन द नेशनलिस्ट नैरेटिव बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल कॉन्ट्रडिक्शंस. तो उन्होंने पूरी तरह नेशनलिस्ट अप्रोच को खारिज नहीं किया. उन्होंने कहा कि देयर इज अ डुअल कॉन्ट्रडिक्शन. उन्होंने कहा कि फ्यू पॉइंट्स ऑफ गिवन बाय नेशनलिस्ट इज करेक्ट, ठीक है, लेकिन देयर इज अनदर कॉन्ट्रडिक्शन. सो डुअल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? पहला ये है द प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन. प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? बिटवीन द ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट एंड इंडियन पॉपुलस. तो ये तो वही है जो नेशनलिस्ट कह रहे थे कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के रिजल्ट में, उसके रिएक्शन में जो है वो इंडियन नेशनलिज्म का राइज हुआ है, ठीक है? सो ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट वर्सेस द इंडियन पॉपुलस फर्स्ट. बट देयर इज अ सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन ऑल्सो which nationalists conveniently avoided. That secondary contradiction is within the Indian society. Within the Indian society, between the Indian laborers and Indian capitalists, between Indian farmers and Indian zamindars, between Indian peasants and Indian landlords,
एंड इंटर रिलीजियस डिविजन्स, जो डिफरेंट रिलीजन है उनमें डिविजन है, या विद इन हिंदू रिलीजन जो डिफरेंट सेक्ट्स है उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है. तो देयर आर मेनी सच सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर प्रेजेंट विद इन आवर सोसाइटी, जिसको कन्वीनियंटली जो है वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने अवॉइड कर दिया. ठीक है, इन डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते जो है वो डिफरेंट पॉकेट्स में हमें नेशनल मूवमेंट डेवलप होता हुआ नजर आता है. कोई एक नेशनल मूवमेंट जो है वो किसी एक रिलीजन के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे रिलीजन के साथ, एक ही रिलीजन में एक डिफरेंट सेक्ट के साथ, एक दलितों की तरफ से नजर आ रहा है, एक जमींदारों की तरफ से नजर आ रहा है, एक भूमिहारों की तरफ से नजर आ रहा है, एक लेबर्स की तरफ से नजर आ रहा है, एक कैपिटलिस्ट की तरफ से नजर आ रहा है, एक महिलाओं की तरफ से. राइट. सो ये जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं इंडिया में, कॉन्फ्लिक्ट पॉकेट्स हैं, उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट पॉकेट से नेशनलिज्म के जो है वो राइज हमें देखने को मिल रहे हैं. राइट. ये जो डिफरेंट छोटे छोटे पॉकेट्स है, इसको कन्वीनियंटली जो है वो नेशनलिस्ट स्कॉलर्स ने क्या कर दिया, अवॉइड. और वही करेक्शन यहां पर दिया है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने, दैट देयर इज अ सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन, एंड दिस सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो थ्रू आउट इंडिया की हिस्ट्री में बना हुआ है. ठीक है, एंशियंट टाइम से, मेडिवल से भी और मॉडर्न में भी. नाउ अर्ली मैकेनिकल इंटरप्रिटेशंस किस किस की है, तो एम एन रॉय साहब, आर.पी. दत्ता साहब एंड देसाई साहब हो गए. ठीक है, समटाइम्स ओवर एम्फसाइज सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शंस डाइल्यूटिंग द कोर कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम जिन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को पढ़ते हैं, तो जैसे बिपिन चंद्र साहब को आप पढ़ेंगे. ठीक है, उसके अलावा सतीश चंद्र साहब को आप पढ़ते हैं, आर एस शर्मा साहब को आप पढ़ते हैं, डी एन झा साहब को हम पढ़ते हैं. ठीक है, सोलंकी साहब को हम पढ़ेंगे. तो देयर आर मेनी सच हिस्टोरियंस, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, जिन्हें हमें समझना होगा, पढ़ना होगा, स्पेशली एंशिएंट और मेडिवल में. ठीक है. ना रिफाइंड और बैलेंस्ड लेटर जो है वो कौन कौन लेकर आता है, तो जैसे कि बिपिन चंद्र साहब, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी. ठीक है, आपने किताब देखी होगी इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. देखिए आपने, एक मोटी सी किताब है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसे हम कहते हैं बिपिन चंद्र साहब की किताब है. नहीं, ये इन तीन लोगों द्वारा लिखी हुई किताब है, बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी एंड आदित्य मुखर्जी. Sought a more nuanced balance between the two type of contradictions. So, nevertheless, they are Marxist. लेकिन बिपिन चंद्रा साहब ने धोया है अर्ली मार्क्सिस्ट को, बहुत बुरी तरह धोया है. सेम सतीश चंद्र साहब ने भी अर्ली मार्क्सिस्ट को बहुत बुरी तरह धोया है. सेम आर एस शर्मा साहब ने भी. आर एस शर्मा साहब जैसे डी एन झा was considered as the pioneer of the ancient Marxist history writing. उनको आर एस शर्मा साहब ने जो है वो कई जगह पर काउंटर किया है. इसलिए हमें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी समझने के लिए ये तीन किताबें पढ़ने को बोला जाता है, आर एस शर्मा, सतीश चंद्र एंड बिपिन चंद्र. ठीक है, जो कि आपको पढ़नी भी है, क्योंकि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ऑल्दो इज नॉट एंटायरली करेक्ट बट लार्जली करेक्ट. लार्जली जो है वो इनका पॉइंट हमें सेट होता हुआ नजर आता है कि यस, इकोनॉमिकल चेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूल कर रहे हैं बहुत सारे चेंजेस को. लेकिन मैंने आपको बताया ना, फाइनल हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि इकोनॉमी जो है वो सोल कारण नहीं होगा बाकी चेंजेस का. All these different dimensions are interconnected with each other, right? Now, first of all, acknowledgement of nationalism. Marxist didn't refute कि nationalist historians गलत कह रहे थे, ऐसा नहीं. Unlike imperialists, some Cambridge perspectives, this school recognized nationalism as a legitimate force, but situated it within the broader class-based tensions of Indian society. उन्होंने कहा कि that primary जो है वो conflict है, लेकिन सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट के चलते प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है. प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंडिया पूरा जोड़कर जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा है. नहीं, इंडिया में आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं. उन अंदर के जो सारे कॉन्फ्लिक्ट है उनका बेनिफिट ब्रिटिशर्स उठा रहे हैं. उन बेनिफिट जो ब्रिटिशर्स उठा रहे हैं उसके अगेंस्ट जब राइज करते हैं लोग, तो पॉकेट्स डेवलप होती है नेशनलिज्म की. राइट. तो जो सेकेंडरी नेशनलिज्म है, दैट गेव बेसिस टू प्राइमरी नेशनलिज्म. एंड जो नेशनल हिस्टोरियन है वो सीधा प्राइमरी नेशनलिज्म की बात करता है. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, है ना, प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट एंड सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन सोसाइटी. एंड नेक्स्ट इज मार्क्सिस्ट और नेशनलिस्ट और इन सब के अगेंस्ट. अच्छा चलो, मार्क्सिस्ट के काउंटर में जो है वो अंग्रेज लेकर आएंगे अपना. राइट. क्योंकि कैम्ब्रिज को जो है वो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट धो देगा पूरी तरह, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट को. राइट. फिर नेशनलिस्ट स्कूल और कैम्ब्रिज दोनों को पूरी तरह धो देंगे मार्क्सिस्ट. अब ब्रिटिशर्स जो है वो अंग्रेज फंस जाएंगे कि यार ये तो हमारी सारी जो मतलब हमने रूल किया है इतना, सब पर जो है वो मिट्टी फेर दी इन्होंने, हमें कुछ नया लेकर आना पड़ेगा मार्केट में. तो वो लेकर आए अपने साथ न्यू कैम्ब्रिज स्कूल. तो आज जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या और भी इंडिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो लार्जली वहां पर न्यू कैम्ब्रिज स्कूल पढ़ाया जा रहा है.
आज भी मैं जो पॉडकास्ट डिफरेंट पॉडकास्ट में कई सूडो हिस्टोरियंस बैठे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं अनार्गल, मैं दूर बैठकर देखते रहता हूं, सुनते रहता हूं, हाँ ये न्यू कैम्ब्रिज से फुल इन्फ्लुएंस, और पता ही नहीं है कि क्या बोले जा रहे हैं। तो न्यू कैम्ब्रिज क्या है, मोटे तौर पर बताऊं तो रिफाइंड एलीट इंटरप्रिटेशंस, 1970 ऑनवर्ड्स द रिफाइंड एलीट इंटरप्रिटेशंस। न्यू कैम्ब्रिज, उन्होंने पहले कैम्ब्रिज को पढ़ा, फिर नेशनलिस्ट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा, फिर उन्होंने मार्क्सिस्ट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा, बहुत मतलब ऑल एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, और फिर उन्होंने नई इंटरप्रिटेशंस क्रिएट करी जिसे कहा उन्होंने न्यू कैम्ब्रिज स्कूल। और जो न्यू कैम्ब्रिज स्कूल है ये बेसिकली वही जो ओल्ड कैम्ब्रिज जो है ना, उसी का ही बहुत रिफाइंड फॉर्म है। मतलब ओल्ड कैम्ब्रिज स्कूल ने जो बातें कही थी ना, उसी को ही कुछ इस तरह ऐसी वकील की भाषा में पेश करते हैं कि उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि मार्क्सिस्ट लोगों ने बहुत इजीली नेशनलिस्ट और कैम्ब्रिज स्कूल की बातों को काउंटर कर दिया, लेकिन मार्क्सिस्ट लोग जो है वो न्यू कैम्ब्रिज की बातों को काउंटर नहीं कर पाते अच्छे से, राइट। सो न्यू कैम्ब्रिज स्कूल इज व्हाट इट इज अ रिफाइंड, one second, where's my, yeah, it's in pocket. It's a refined elite interpretation 1970 onwards, a claimed shift from traditional Cambridge approach. They claimed that we are not the same Cambridge school. No, we have left that. In 1970s, some imperialist historians distanced themselves from earlier Cambridge model, identifying as a new Cambridge school. की स्कॉलर्स कौन कौन से, जैसे गॉर्डन जॉनसन है, क्रिस्टोफर बेली है, और द सेंट्रल फिगर्स ऑफ द री इंटरप्रिटेशन। दे गेव अ माइक्रो लेवल फोकस, उन्होंने एक माइक्रो लेवल फोकस जो है वो देना शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ ये कि लोगों ने खुद ही, आप इंडिया को मत देखो ना, आप बॉम्बे में देखो क्या हुआ, आप कानपुर में देखो क्या हुआ। कानपुर में लोगों ने कॉटन, पहले लोग जो है वो घरों में छोटी छोटी कॉटन की बुनाई की फैक्ट्रियां होती थी, या छोटे छोटे मोहल्ले होते थे, जातियों के हिसाब से बटे होते थे, वहां पर बुनकर जो है वो मोहल्ले में सभी लोग मिलकर, उस जाति के लोग मिलकर जो है वो बनाया करते थे प्रोडक्ट्स, और फिर वो आगे मार्केट तक पहुंचता था। तो काफी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, राइट। तो न्यू कैम्ब्रिज ये कह रहा है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, दे जस्ट शिफ्टेड टू समथिंग एल्स। वो कॉटन वाले लोग जो है वो टी प्लांटेशन की तरफ चले गए, वो कॉटन बनाने वाले लोग जो है वो सिल्क बनाने में चले गए, या वो कॉटन की इंडस्ट्री जो है वो बॉम्बे की तरफ शिफ्ट हो गई। बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे में पोर्ट्स वगैरह थे, बॉम्बे में हमने मशीन्स वगैरह लगा दी, फैक्ट्रीज वगैरह आ गई, तो मिडल ऑफ द इंडिया जो है वो कॉटन इंडस्ट्री बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, राइट। इसलिए वहां से जिसे नेशनलिस्ट स्कूल ने और मार्क्सिस्ट ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा है, वो बेसिकली शिफ्ट हो रही है इंडस्ट्री दूसरी जगह। कानपुर से उठकर इंडस्ट्री कहीं और शिफ्ट हो गई, कानपुर में कोई और इंडस्ट्री सेट हो गई, ठीक है। तो ऑन द सरफेस जो है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये कि हाँ बात तो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि पोर्ट्स जो है वो बॉम्बे के आसपास डेवलप हुआ, और कॉटन जो है वो रीजन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वही डेक्कन वाला रीजन कॉटन भी प्रोड्यूस कर रहा है, और पोर्ट्स बॉम्बे और सूरत वाले एरिया में पोर्ट्स डेवलप हो गए, वहां पर जो है फैक्ट्रीज भी लग गई, वहां पर आसपास कॉटन भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो कॉटन इंडस्ट्री जो है वो कानपुर वाले एरिया से, अवध वाले एरिया से शिफ्ट हो गई बॉम्बे की तरफ, राइट, फैक्ट्रीज में, क्योंकि फैक्ट्रीज जो है प्रोडक्शन ज्यादा दे रही है, ठीक है। तो ये न्यू कैम्ब्रिज जो स्कूल है ये बहुत कन्वीनियंटली कह रहा है कि देखो, आप जिसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कह रहे हैं वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वो कह रहे हैं शिफ्ट इन प्रोफेशन लोगों ने शिफ्ट कर लिया, या जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जियोलोकेट हो गई। जियोलोकेट वर्ड इज स्ट्रॉन्ग हियर। इंडस्ट्रीज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, ठीक है। नाउ न्यू जो कैम्ब्रिज है वो बहुत चालाक लोग हैं, वो ये कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म हुआ है, नो डिनाइंग इट दैट देयर इज कॉलोनियलिज्म। लेकिन जो कैम्ब्रिज वाले कह रहे थे ना कि कॉलोनियलिज्म नहीं हुआ, किस बेसिस पे नहीं हुआ, क्योंकि नेशनलिज्म कह रहा है कॉलोनियलिज्म हुआ है, राइट। और नेशनलिज्म क्यों कह रहा है कॉलोनियलिज्म हुआ है, क्योंकि नेशनलिज्म कह रहा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जिसे वो कॉलोनियलिज्म कह रहा है, राइट। तो अगर नेशनलिज्म कह रहा है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है या ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, एंड दैट इज ड्यू टू कॉलोनियलिज्म, देयरफॉर कॉलोनियलिज्म एग्जिस्ट, राइट, ये कह रहा है कैम्ब्रिज स्कूल। लेकिन न्यू कैम्ब्रिज क्या कह रहा है, न्यू कैम्ब्रिज कहता है कि हाँ हम मानते हैं कि कॉलोनियलिज्म हुआ है,
लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ। नाउ नेशनलिस्ट स्कॉलर्स जिस बेसिस पर कॉलोनियलिज्म को डिफाइन कर रहे थे, वो बेसिस उन्होंने हटा दिया, उस बेसिस को उन्होंने कन्वीनियंटली डिफाइन कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम वो मान रहे हैं कॉलोनियलिज्म है, राइट? तो बेसिकली वो कान इधर से नहीं, वो ऐसे पकड़ रहे हैं कान, लेकिन बात वही है, ठीक है? वो डिनाई करना चाहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, राइट? लेकिन वो डिनाई कर भी नहीं रहे, वो प्रूव कर दे रहे हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ, माइक्रो लेवल पर फोकस देके। नाउ दिस स्कूल एम्फसाइज्ड मूविंग एनालिसिस फ्रॉम ब्रॉडर प्रोविंसेस to local regions and from communities to internal factions, establishing a framework for detailed micro studies in Indian history. तो कह रहे हैं कि माइक्रो स्टडीज करो इंडियन हिस्ट्री में। माइक्रो स्टडी करोगे तो आपको तब डाइवर्सिटी नजर आएगी, माइक्रो स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि कितने ज्यादा फैक्शंस में इंडिया बटा हुआ था और सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांड्स, अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। और जब आप देखोगे माइक्रो स्टडी करोगे तो ये सारे लोग जो है वो इतने ज्यादा बटे हुए थे। अगर ये बटे हुए थे तो फिर नेशनलिज्म कैसे हुआ, राइट? तो वही सेम कैम्ब्रिज वाली बात ही घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। एंड केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए नहीं, न्यू कैम्ब्रिज जब आप एंशिएंट और मेडिवल के लिए पढ़ते हैं तो वहां पर भी वो इसी तरह की बहकी बहकी बातें करते हुए नजर आएंगे। समझेंगे कैसे? जब एंशिएंट में जाएंगे, मेडिवल में पहुंचेंगे तो बताऊंगा कि न्यू कैम्ब्रिज स्कूल मतलब हर एक टॉपिक के साथ जुड़ेगा ना, कि ये न्यू कैम्ब्रिज का थॉट है, ये कैम्ब्रिज का थॉट है, ये मार्क्सिस्ट का है, ये नेशनलिस्ट का है, ठीक है? Style over substance. Despite their claims, their approach largely echoed the old Cambridge views, repackaged in a more polished format. तो भले ही वो कितनी भी नई बात बोल रहे हो, बट इट वाज वही सेम ट्रिक थी, बस डिफरेंट जो है वो तरह से पेश कर रहे थे वो। Continued rejection of nationalism. Most new Cambridge scholars except Bailey, क्रिस्टोफर बेली को छोड़कर बाकी सभी रिजेक्ट करते हैं that there was no such thing as nationalism. They continued to deny the existence of genuine Indian nationalism. क्यों? वो कहता है कि माइक्रो लेवल पर जाकर देखो इंडिया को, आपको genuine Indian nationalism नहीं नजर आएगा, आपको पॉकेट्स ऑफ नेशनलिज्म नजर आएंगे। उन पॉकेट्स ऑफ नेशनलिज्म को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश करी है इंडियन कैपिटलिस्ट ने और इंडियन लीडर्स ने अपनी ग्रीड की वजह से। सो देयर वाज नो जेन्युइन इंडियन नेशनलिज्म। वही सेम कैम्ब्रिज वाली बात है, थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस के माध्यम से वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही उनके माइक्रो एनालिसिस को अगर आप मैक्रो लेवल पर आकर देखोगे तो वही सेम कैम्ब्रिज वाला ही थॉट है वो, इट्स नथिंग डिफरेंट। एलीट सेंट्रिक लेंस है इनका। दे स्टिल इंटरप्रेटेड सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस एज आउटकम ड्रिवन बाय इंटरेस्ट एंड एक्शंस ऑफ इंडियन एलिट्स। ठीक है, वो अभी भी सेकेंडरी जो कॉन्फ्लिक्ट है नहीं मान रहे कैम्ब्रिज वाले। वो कह रहे हैं कि इंडियन एलिट्स ही डिसाइड कर रहे हैं सारे सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस, और सारे सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस वही डराइव कर रहे हैं। इंडियन जो मासेज हैं, जो सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंडियन मासेस को वो कंसिडर करके नहीं चल रहे। और इसी के काउंटर में, ये नियो कैम्ब्रिज के काउंटर में एक नया स्कूल, एक रिविजनिस्ट स्कूल डेवलप होगा जिसे हम कहेंगे सबाल्टरन। और सबाल्टरन जो है वो इन सब पर सवाल उठाएगा। सबाल्टरन स्कूल वन सेकेंड, ओके दिस गॉट स्टक, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो सबाल्टर्न स्कूल के बारे में बताता हूं मैं। तो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस दे चैलेंज द इंपीरियलिस्ट नेशनलिस्ट मार्क्सिस्ट नैरेटिव्स फॉर ओवर एम्फसाइजिंग एलीट लीडरशिप इन हिस्टोरिकल मूवमेंट। तो सबाल्टर्न हिस्ट्री कहां से निकलती है? ये टर्म जो है वो एक इटालियन व्यक्ति, एक इटालियन नेशनलिस्ट ने इस्तेमाल करी, इटालियन मार्क्सिस्ट ने इस्तेमाल करी, नॉट नेशनलिस्ट, इटालियन मार्क्सिस्ट ने इस्तेमाल करी। एंटोनियो ग्राम्सी है उनका नाम। उनको जब जेल में ठोका हुआ था, जेल में डाल रखा था उनको, तो वो जेल में मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट बातें नहीं कर सकते थे। तो मार्क्सिज्म जो है वो मासेस की बातें करता है, वो लेबर क्लास, पेजेंट क्लास की बातें करता है, स्पेशली लेबर क्लास की बातें करता है। ठीक है, तो वो जेल में रहते रहते मासेस के बारे में अगर उन्हें कहना है एंटोनियो ग्राम्सी को, तो वो मासेस वर्ड नहीं यूज कर सकते, राइट? तो या मार्क्सिज्म वर्ड नहीं यूज कर सकते मासेस के लिए, तो उन्होंने सबाल्टर्न वर्ड यूज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो सबाल्टर्न है, तो सबाल्टर्न कौन है? जो मासेस है।
उन्होंने कहा कि सबाल्टर्न डराइव कर रहा है हिस्ट्री, सबाल्टर्न से लीडरशिप है ना कि लीडरशिप से सबाल्टर्न है। और अभी तक के चाहे वो इंपीरियलिस्ट स्कूल हो, चाहे वो नेशनलिस्ट है, चाहे वो मार्क्सिस्ट क्यों ना हो, इन सब का फोकस जो है वो किस पर है? इन सभी का फोकस जो है वो रूलर्स पर है। इसीलिए जब आप आर एस शर्मा पढ़ते हो, बिपिन चंद्रा पढ़ते हो या सतीश चंद्रा पढ़ते हो, लार्जली आपको इन तीनों बुक्स में फोकस में जो है वो इंडियन रूलिंग एलिट्स नजर आएंगे। फोकस में जो चैप्टर्स होंगे वो किस तरह लिखे हुए हैं? चैप्टर्स जो है वो रूलिंग एलिट्स के हिसाब से लिखे हैं कि दिल्ली सल्तनत आया, मुगल्स आए, सिख आए, विजयनगर आया, कुषाण आए, शक आए, हुण आए, ये आया, वो रूलर्स के आने और जाने पर जो है वो सारी हिस्ट्री लिखी है। दैट इज वेरी एलीट सेंट्रिक हिस्ट्री। सबाल्टर्न बात करता है लोगों की। तो 1980s 1990s में इंडिया में सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है बहुत तेजी से डेवलप होती है। इट इज अ रिविजनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। रिविजनिस्ट क्या होते हैं? जो रिविजिट करते हैं हिस्ट्री राइटिंग को। वो रिविजिट करते हैं किसको? कैम्ब्रिज को, नेशनलिस्ट को, मार्क्सिस्ट को, न्यू कैम्ब्रिज को, सबको रिविजिट करते हैं और वो देखते हैं कि तुम लोगों ने कहां कहां पर क्या क्या सही कहा है, कहां कहां पर क्या क्या गलत कहा है। उन सबको जोड़कर जो है वो एक नया फॉर्म ऑफ हिस्ट्री लेकर आते हैं। और जो रिविजनिस्ट है वो केवल रूलर्स एलिट्स की बात नहीं करते, वो सोसाइटी के हर वर्ग की बात करते हैं। और जो रिविजनिस्ट है वो बात करते हैं केवल वो बात करते हैं हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने की, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस, लेकिन वो कहते हैं कि आप बायोटेक्नोलॉजी को भी तो इंक्लूड करो। आप हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस समय के एनवायरनमेंट के बारे में भी तो समझो, उस समय के फ्लोरा और फौना के बारे में भी समझो, उस समय की आप जेनेटिकल स्टडीज को भी कंसीडर करो, आप इन्वायरमेंटल स्टडी को भी, आप बायोटेक्नोलॉजी को भी कंसीडर करो, यानी कि आप सोशियोलॉजी को भी, एंथ्रोपोलॉजी को भी, आर्कियोलॉजी, लिटरेरी, लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज, इन सारी डिफरेंट जो साइंसेज हैं, इन सभी साइंसेज का यूज करके जो है वो आप हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करो। और केवल एलीट सेंट्रिक हिस्ट्री नहीं लिखनी आपको, सोसाइटी के हर वर्ग को टच करते हुए जाओ, तब जाकर जो है वो एक प्रॉपर वर्जन्स जो है वो हिस्ट्री के डेवलप होंगे। तो कुछ इस तरह की बात जो है वो रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं। लेकिन रिविजनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में भी कई डिफरेंट स्कूल्स हैं। उसमें से एक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज सबाल्टर्न स्कूल, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटीज लिखी हुई है वो बहुत ज्यादा सबाल्टर्न स्कूल से मेल खाती है। आप देखेंगे जो नई एनसीईआरटीज लिखी गई, जो 2005-6 के बाद जो एनसीईआरटीज आई, जिनको आप अभी तक पढ़े आ रहे थे और अब वो चेंज हुई हैं, उन एनसीईआरटीज में जो फेमस किताब है आवर पास्ट्स, राइट, आवर पास्ट जो प्लूरल है, उसमें आप देखेंगे कि इंडियन महिलाओं के बारे में, इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन मर्चेंट्स, इंडियन जो लोअर क्लासेस हैं, जो पेजेंट्स हैं, उन सब के बारे में भी जो है वो बीच बीच में आपको चैप्टर्स और रेफरेंस और उनकी हिस्ट्री भी मेंशन करते हुए जो है वो एनसीईआरटी मिल जाएगी। एंड नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा कई सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो लिखते हैं किसकी तरफ से कि इंडियन मासेस ने जो है वो कैसा एंशिएंट टाइम में what was the condition of let's say a common person's what was condition life of a common person या common woman की लाइफ कैसी थी, common person की लाइफ कैसी थी, different not elites but lower strata, lower caste of the society, उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया है, क्या वहां से कोई आइडियोलॉजी या रिलीजियस जीनियस निकल कर आता है, क्या वहां से कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट निकल कर आता है, क्या उन्होंने कोई सोसाइटी पर लार्ज इनपुट दिया या कोई बड़ा चेंज लेकर आए। तो व्हेन वी स्टडी इन दिस मैनर दैट इज नोन एज सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, राइट। दिस अपीयर्स टू बी स्टक, आई डोंट थिंक दैट दिस इज गोइंग टू स्क्रॉल एनीमोर, बट दैट इज व्हाट सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी इज। तो यही सब जो है वो पॉइंट्स विद 2-3 स्लाइड जो मूव नहीं कर रही है इसमें लिखा है, राइट। इसके अलावा और भी मैंने आपको बताया एक्सेट्रा। सो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, तो उसमें केवल महिलाओं पर फोकस किया गया कि थ्रू आउट हिस्ट्री अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर, सोशल लेवल की जो महिलाएं हैं उन्होंने हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया है, ठीक है। फिर दलितों की तरफ से जो है वो कई हमें लिटरेचर देखने को मिलता है कि दलित जो वर्ग है भारतीय समाज का, एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट टाइम तक आते आते उनका हिस्ट्री जो है वो क्या रहा है, राइट। एक बहुत फेमस बुक है, नॉट अ फेमस बुक, एक बहुत नटोरियस बुक है, डी ब्राह्मनाइजिंग हिस्ट्री, राइट। डी ब्राह्मनाइजिंग हिस्ट्री बुक का टाइटल ये कह रहा है कि अगर हम हिस्ट्री में से जो ब्राह्मणिकल एलिमेंट है उनको हटा दें, बिकॉज ट्रेडिशनली हम ये मानते हैं कि भैया ब्राह्मण्स हैड कंट्रोल ओवर दी और दे हैड हेजिमनी ओवर नॉलेज,
राइट। सो वही लिख रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, वही लिख रहे हैं आगे भविष्य के लिए भी हिस्ट्री, वो सारी चीजें कंपाइल वो कर रहे हैं। तो अगर हम डीब्राह्मनाइजिंग करें हिस्ट्री का, तो जो बचेगा वो सबाल्टर्न अप्रोच बचेगी। तो इट इज अ वेरी सबाल्टर्न बुक, इफ यू वांट टू रीड इट, इट्स अ वेरी गुड रीड, काफी आई ओपनिंग टाइप की है। उसके अलावा उपेंद्र सिंह जी की पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया करके एक बुक है, वो भी सबाल्टर्न अप्रोच पर बहुत बेहतरीन है। जो उपेंद्र सिंह जी की जो किताब है खुद की, उनकी जो टेक्स्ट बुक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अर्ली, मतलब फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू मेडिवल पीरियड, राइट, वो भी काफी ज्यादा, काफी सबाल्टर्न, वो रिविजनिस्ट बुक है, तो वो सबाल्टर्न अप्रोच उसमें भी काफी देखने को मिलता है। मॉडर्न इंडिया में आओगे तो आप सुमित सरकार जी की किताब जो है वो फेमस सबाल्टर्न बुक है, राइट। सो यस, सबाल्टर्न, रिविजनिस्ट, हमें फाइनली जो अपने स्टैंड क्रिएट करने हैं ना, जो स्टांस क्रिएट करने हैं, वो इनके बेसिस पर करने हैं, ऑलराइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।